ओवर थिंकिंग को लेकर लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से काम में मन नहीं लग रहा है। बच्चे बोलने लग गए हैं कि मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ। ओवर थिंकिंग इज अ ब्लेसिंग। वो वीकनेस कैसे हो गई? अगर किसी इंसान को अपनी ब्रेन की परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करना हो, उसके लिए क्या कर सकता है वो? लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल फोन्स हैं। इट्स अ बिग मिथ कि दिमाग का साइज से फर्क पड़ता है या दिमाग हम इतने % यूज करते हैं। इट्स अ मिथ। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब सर का ब्रेन एवरेज साइज का था और ये कहा जाता है कि 6% ही शायद उन्होंने यूज किया। ऐसा नहीं है। आपसे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो भी मेरा पूरा ब्रेन काम कर रहा है। डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये मसल्स 7.5 साल की उम्र में बनती हैं और हम 4 साल के बच्चे को वुडन की पेंसिल दे रहे हैं, तो कहाँ हैं हम? एंड आई एम कंपेयरिंग माई सन और डॉटर। उसको 50 तक का काउंटिंग आता है दोस्त, मेरे बेटे को क्यों नहीं आता? एंड आई एम पुशिंग हिम और हर कि इसको लिख के दिखाओ। डॉक्टर बोल रहे हैं मसल्स ही नहीं बनती हैं। अगर मैं आपको ऐसे एरिया में डाल दूं जहाँ आपको पेन ज़्यादा है, तो क्या आपको मज़ा आएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपका वो सही समय नहीं था उसको पेंसिल को होल्ड करने का। लेकिन आपने रोज का 1 घंटा किसमें डलवा दिया, अब क्या उसको वो प्ले वे मेथड में आपकी टीचिंग रहेगी? एक्चुअली में मुझे लगता है कि हम ना, हमारा जैसे जैसे हम ग्रो होते जा रहे हैं ना, सो कॉल्ड ग्रो, हमारा कॉमन सेंस खत्म होता जा रहा है किसी भी तरह से। क्या आप अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो? ये तो बढ़ेगा। वेब सीरीज आएंगी, गेम्स आएंगे, कलर्स बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, लाइट बढ़ रही है। किसी भी कीमत पे आप कम कर सकते हो आने वाले टाइम में। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो ब्रेन की पावर तो इन्फिनाइट है, ये तो न्यूरो साइंस बोलती है, उसको बढ़ा दो। इट्स सो सिंपल। ब्रेन इज कॉन्स्टेंट चेंजिंग, इट्स इन योर हैंड। या तो अपग्रेड होगा या डिग्रेड होगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। विकास नागरू। विकास एक करियर स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो ब्रेन मैपिंग के थ्रू लोगों को उनकी पोटेंशियल और पर्सनालिटी को समझने में मदद करते हैं। उन्होंने अब तक 9,000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को गाइड किया है और 110 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में एज अ स्पीकर अपने इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं। आज के पॉडकास्ट में फर्स्ट हमने उनसे जाना ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स के बारे में। सेकंड, हमने उनसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज और पोटेंशियल सॉल्यूशंस पर चर्चा करी। थर्ड, उन्होंने हमारे ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड कई मिथ्स भी बस्ट करी। और तो और हमने उनसे मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ पावरफुल टिप्स और टेक्निक्स भी सीखी। तो अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट बनाने के लिए। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। ट्रेंड 9,000 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स जिनके आपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उनकी जीवन को बदलने की कोशिश करी है। एंड आज के टाइम में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ भी, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी। तो आपने ऐसा कोई नया पैटर्न देखा है जो कि आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा है आज के समय में दैट येस दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड ये लोगों को के माइंडसेट को और लोगों को चेंज कर रहा है? जो मुझे एकदम जो नया पैटर्न दिख रहा है ना, वो पैटर्न जो कभी हमारी पावर हुआ करती थी, हमारी स्ट्रेंथ थी हमारी, वो वीकनेस कैसे होगी, वो मेरे समझ से बाहर हो गया। क्योंकि हम पिछले 1 साल से नोट कर रहे हैं ओवर थिंकिंग को लेकर लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से काम में मन नहीं लग रहा है। एक नया वर्ड आ गया है मिड लाइफ क्राइसिस के नाम से, वो वर्ड आ गया है। बच्चे बोलने लग गए हैं कि मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। ये सारे उसके सराउंडिंग के वर्ड्स हैं ओवर थिंकिंग के। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ। तो आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी पावर है, ओवर थिंकिंग इज़ अ ब्लेसिंग, वो वीकनेस कैसे हो गई? ये थोड़ा सा टफ हो गया। तो यहाँ पर ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि जो ब्लेसिंग है ना, उसको कर्स नहीं है वो आपकी। ट्रू। जैसे आई बिलोंग्स टू राजस्थान, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ओवर थिंकिंग, व्हाट इज ओवर थिंकिंग मीन्स? ओवर थिंकिंग मतलब आपके पास बम्बारमेंट है थॉट्स की, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। राइट। थॉट्स मतलब यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स। आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्रिएटिविटी है आपके पास, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग्स। तो वो कर्स कैसे हो गया?
जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में बारिश कम होती है, इस बार ज़्यादा हुई है, तो हमारे मान लो रेगिस्तान ज़्यादा है, तो वहाँ क्या किसी भी कीमत पे मैं पानी ला सकता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं अगर मैं यूपी की बात कर लूँ या आसपास जो पंजाब की बेल्ट है, वहाँ पे पानी है, अब मान लो पानी को चैनल नहीं लगाया हमने, तो क्या होगा, पानी बाढ़ की तरह हो गया। तो आप उसको बोल सकते हो कि वो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ओवरफ्लो हो गया। अगर उसको चैनल लगा दें तो वो तो पावर है। आप सोचो कितना फर्टिलाइजेशन हो गया, कितनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री खड़ी होगी इसके बेस पर। तो अगर थॉट्स हैं तो उस भगवान को शुक्रिया कीजिए जिसकी वजह से आपके पास है, और उनको चैनलाइज कीजिए, उनको चैनल। सो विकास, बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स नो अ लिटिल अबाउट यू ओके and what you exactly do. ओके, बेसिकली आई एम इनटू फिंगरप्रिंट टेस्टिंग Okay. एंड ये मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो पेन से शुरू हुई थी। पेन से ऐसे कि मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर बैंकर थे, तो पढ़ाई लिखाई का माहौल घर पे हुआ करता था। ही इज़ अ टॉपर, जो थ्रू आउट लाइफ वो टॉपर रहा है। हम ठीक ठाक थोड़े मस्ती करने वाले हुआ करते थे। देख रहे होंगे वो भी आज। उनको पता है कि जर्नी, क्योंकि हम कई बार बताते हैं कि आपकी वजह से शुरू हुआ है सब कुछ। तो 10th में मार्क्स अच्छे थे, तो ट्रेंड था अच्छे मार्क्स साइंस। अब आपको चॉइस नहीं है ना करने की। Okay. ट्रेंड था इंजीनियरिंग करने का, लेकिन somehow मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम अबव एवरेज बट नॉट इन साइंस। तो फाइनली मेरी ग्रेजुएशन आईटी के अंदर हुआ। जब आईटी में करने के बाद 3 महीने बाद समझ में आ गया कि मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूँ, और अगर नहीं बना हूँ तो या तो ये निकाल देंगे या खुद छोड़ दो। तो फाइनली मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर बाय गॉड ग्रेस आई वाज लकी कि मुझे बैंकिंग में मुझे ऑफर मिला, मैं प्राइवेट बैंक में चला गया और 8 साल मैंने बैंकिंग में सर्व किया। वहाँ ये समझ में आ गया कि बीइंग अ नॉन कॉमर्स पर्सन, ये मेरे को बहुत किक करता है, मुझे मज़ा आता है बात करने में, ठीक है, इंटरेस्ट आता है। देन एक एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा अंदर कीड़ा था कि कुछ करना है, कुछ करना है। आई वेंट इनटू बिजनेस, फैमिली बिजनेस में गया, फिर धीरे धीरे एजुकेशन में आए। फिर जब हम फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के अंदर आए, तो वहाँ से जब मेरा खुद का टेस्ट हुआ, मुझे खुद का समझ में आया, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो आई एम गुड इन साइकोलॉजी, पीपल को बात करने में, पीपल से कनेक्ट करने में मज़ा आता है, उनको सिंपैथी और एम्पैथी का लेवल अच्छा है, ईक्यू बहुत अच्छा है। तो फाइनली हमने इसको और ये आपको कितने साल बाद पता चला कि मैं ये भी कर लिया कि आज मैं खुद ये, कितने साल बाद आपको पता? एज ऑफ 33। एट एज ऑफ 33। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर काश मुझे पहले किसी ने गाइड कर दिया होता। क्या होता है ये फिंगरप्रिंट टेस्टिंग? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? बेसिकली जैसे मैंने बोला कि मैंने साइंस ले लिया। हाँ, साइंस ले लिया क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है। अब मुझे बताने वाला नहीं, तो डिसीजन कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? मे बी मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरा सराउंडिंग, मेरे फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट। पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर हो सकता है, लेकिन क्या इस वजह से वो डिसीजन सही होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, और ट्रायल और एरर मेथड में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ। तो उसके बाद आता है ये फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंट टेस्टिंग क्या बोलता है आपको? आप अपने ब्रेन को डिकोड कर सकते हो फिंगरप्रिंट से। वाई? जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब 13th वीक से उसका ब्रेन बनना शुरू होता है, और अप्रॉक्स 21st वीक तक बनता है। जब ब्रेन बन रहा होता है तो साइंस बोलते हैं तब फिंगर टिप्स भी बन रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट्स बनते हैं। तो यानी कि प्रिंट इसके साथ बन रहे हैं, सेम टाइम पे बन रहे हैं, और हमारे जो दोनों हाथ हैं हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, ऐसे फिंगर्स कनेक्टेड हैं। तो यानी कि ब्रेन को समझना है तो आप फिंगर टिप्स को समझ लो, आपको ब्रेन की डेंस, ब्रेन की क्वालिटी, ब्रेन का समझने का तरीका वो पता लग जाता है। तो इससे आपको आपके बारे में पूरी तरह जानकारी मिलती है। तो दैट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट टेस्टिंग। और ये कैसे करी जाती है? हम क्या करते हैं, हम फिंगर टिप्स लेते हैं, ठीक है ना। देर आर 5 फिंगर्स, 10 फिंगर्स टोटल। तो हर फिंगर का अपना एक मतलब है। जैसे मैं अगर ऑडियंस को बताना चाहूँ कि क्या मतलब है, ये इस तरह से कनेक्टेड है आपके ब्रेन से, लाइक दिस 2 3 4 एंड 5, इस तरह कनेक्टेड। तो हर लोब को, ब्रेन के लोब को, ये हमारा पहला प्री फ्रंटल लोब है, ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये हमारा पायरेटल लोब है, ये हमारा टेम्पोरल लोब है, और ये हमारा ऑसिपिटल लोब है। ये न्यूरोसाइंस बताती है। तो हमारा इससे पूरा ब्रेन का डेंस पता लग जाता है कि कौन से लोब में कितनी एरिया मिला है, कितने पावर मिली है, क्या वीकनेस है। तो वहाँ से ही सारा डिटेल पता लग जाएगा। उसके बेस पर आपके अपने बारे में आपको पता है, व्हाट इज़ योर बिहेवियर, सीखने का तरीका क्या है। आप सुनकर सीखते हैं, बोलकर सीखते हैं, लिख कर सीखते हैं, हाउ यू एक्वायर, एनवायरनमेंट से कैसे सीखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में आप कैसे एक्ट या रिएक्ट करते हैं, और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। तो आपके लिए आसान हो जाता है डिसीजन लेना। दैट इज अ पावर ऑफ फिंगर टिप्स। जैसे एक सवाल है, क्या 2 लोगों के फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं? लगभग 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, और अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, डीएनए सेम हो सकता है, फिंगर टिप्स नहीं। आज तक नहीं।
नहीं, ये तो साइंस भी मानती है, साइंस भी बोलती है कि दैट एवरी पर्सन who's born has a different fingerprint. डिफरेंट फिंगरप्रिंट। But you are an expert, इसीलिए I just asked you a very Never. weird question. No, it's कि- true एक्चुअली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक मूवी भी आई थी आदित्य कपूर की, आई फॉरगेट द नेम, जिसमें वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, डीएनए सेम है, लेकिन फिंगर टिप से वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसा वहाँ पे भी आया है। अब इंटरेस्टिंग क्या है जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आगे का, अगर भगवान ने सबको फिंगर टिप्स अलग दी हैं तो कोई तो रीज़न होगा। और उसके पीछे का रीज़न तो ये होगा कि 800 करोड़ लोग 800 करोड़ दिमाग लेके पैदा हुए हैं। राइट, हर एग्जैक्टली। कोई एक दिमाग से दूसरा दिमाग अलग है। ये जो लोग बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं यार कि सबका दिमाग सेम होता है, पर वो उनके आपके ऊपर होता है कि आप अपने दिमाग का कितना % यूज करते हो, उस वजह से आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड किया जाता है। क्या ऐसा होता है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट्स अ बिग मिथ कि दिमाग का साइज से फर्क पड़ता है या दिमाग हम इतने % यूज हाँ, करते हैं। इट्स अ मिथ। लेट मी टेल यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब सर का ब्रेन एवरेज साइज का था, और ये कहा जाता है कि वो 6% ही शायद उन्होंने यूज़ किया। ऐसा नहीं है। आपसे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो भी मेरा पूरा ब्रेन काम कर रहा है। अगर मैं खाली हाथ हिला रहा हूँ तो भी मेरा पूरा ब्रेन काम कर रहा है। डिपेंड ये करता है कि उसके लिए हमने कितनी एफर्ट्स लगाए हैं, कितना मैं अच्छी तरह, मेरे अगर फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं तो मैंने उसके लिए काम किया है। तो मेरा वो वाला ब्रेन जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, तो मैंने उसको नर्चर किया है। अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वोकैब यूज़ कर रहा हूँ, मेरा वॉइस का टेक्सचर है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, तो मैंने उस ब्रेन के हिस्से पे काम किया है। लेकिन काम पूरा ब्रेन आएगा, रिस्पॉन्सिबल एक एरिया होगा, ऐसा होता है ये। तो ये पूरा ब्रेन इस तरह काम करता है। ये तो इट्स अ मिथ कि आप कम ब्रेन लेके पैदा हुए तो आप एवरेज हो, ऐसा नहीं है। तो आप नर्चर कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको सिंपल वे में एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम एक अपार्टमेंट में हैं और उस अपार्टमेंट में मान लीजिए 11 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और एक फ्लोर पे मान लीजिए 5 फ्लैट्स हैं और सबका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सबका इंटीरियर डिजाइनिंग तो अलग अलग होगा। भगवान ने स्ट्रक्चर अगर दिया है ना, तो डिजाइनिंग आपके हाथ में है। स्ट्रक्चर पता लग जाता है, डिजाइन आपको कैसी पेरेंटिंग मिल रही है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसे मेंटोर मिल रहे हैं, कैसे गाइड मिल रहे हैं, उसके ऊपर डिजाइनिंग डिपेंड करती है। मैं कहीं देख रहा था, शायद आप ही का वो था, कि आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो। यस। क्या है, आज एक इंसान राइटी है, मैं राइटी पैदा हुआ हूँ, हम्म। मैं अपने आप को रीप्रोग्राम करके लेफ्टी बना सकता हूँ? यस। रीप्रोग्राम, वाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रीप्रोग्राम का मतलब क्या है? हाँ। अच्छा, ब्रेन क्या है? ब्रेन इज अ प्लास्टिक, अच्छा। इट लुक लाइक अ प्लास्टिक, इट्स अ स्ट्रेचेबल। और ये तो साइंस इसको प्रूव कर चुकी है, वो इतना स्ट्रेचेबल है जिसको आप बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन्स? आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उस एक न्यूरॉन मतलब एक समझ लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक। इस एक पार्टिकल का काम क्या है? दूसरे पार्टिकल से फ्रेंडशिप करना। ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी उतनी आप स्ट्रांग हो, जिसको आप लाइजनिंग बोलते हैं ना, जिसका नेटवर्क स्ट्रांग उतनी उसकी नेटवर्थ। सेम विद द ब्रेन। एक ब्रेन को जब आप प्रैक्टिस करते हो, वो दूसरे न्यूरॉन से फ्रेंडशिप करता है। आपने और प्रैक्टिस की, वो तीसरे से, तो एक न्यूरॉन लगभग 10,000 दोस्त बना सकता है। ऐसे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, जो जितना प्रैक्टिस करता है उसके उतना ही ब्रेन वायर्ड होता जाएगा। तो जितना ज्यादा वायर्ड उतना स्ट्रांग ब्रेन, और जितना कम वायर उतना वीक ब्रेन। अब आप इसको रीवायर भी कर सकते हो। व्हाट डज रीवायर मीन्स? वैसे तो बोला जाता है कि 12 साल तक के बच्चे का बिलीफ सिस्टम आपके 12 साल की उम्र में तक बन जाता है, लगभग 90% तक बन जाता है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द लाइफ होती है उसके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी आपके पास 10% बचता है, जब आप 21 ईयर्स तक चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए हु यू आर, फिर आप उसको रीवायर कर सकते हो। आप क्या होता है ये बिलीफ सिस्टम जो 12 साल तक बनता है? व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? बिलीफ सिस्टम बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास एक रॉ ब्रेन मिला आपको। हाँ। अब रॉ ब्रेन को आपने क्या सिखाया, उसने कैसे सीखा? सराउंडिंग से। और इंटरेस्टिंग क्या है, एंड दिस इज अ ब्लंडर व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में सिखा रहे हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो। साइंस ये बोलती है अनस्ट्रक्चर्ड वे में जब सिखाया जाता है, जिसको हम पहले बोलते थे कि पहले बच्चा घर पे रहता था 5 से 6 साल तक, जॉइंट फैमिलीज होती थी, उसको हर कोई अलग अलग तरह से ट्रीट करता है, उसके पास एक एरिया था खेलने के लिए और फ्रीडम थी करने के लिए। वो शरारत भी कर रहा है, गिर भी रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हेल्दी था फिजिकली और मेंटली। अब हमने थोड़ी सी पेरेंटिंग अलग करी, हमने अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में इसको पढ़ाना शुरू किया, उसको बड़ा करना शुरू किया, तो साइंस ये बोलती है कि वो हमने गलत कर दिया। अनस्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप सिखाते हैं तो उसका ब्रेन का एरिया
बहुत जल्दी स्ट्रांग वायर्ड होता है, उतना ही जल्दी फ्रेश होता है और उसकी लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, 12 साल तक ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो यानी कि उससे आपकी मेमोरी बनती है उसकी। मैंने ये काम किया तो उससे क्या, मैंने इसको टच किया तो गर्म है क्या, तो मेरी मेमोरी में आ गया। इसको टच किया तो उसको मैं टेस्ट कैसे आया, तो मेरी मेमोरी में आ गया। मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे क्या रिएक्शन दिया, मेरी मेमोरी में आ गया। मैंने आपसे नमस्ते करी, आपके पैर छुए तो आपने मुझे क्या रिएक्शन दिया, मेरी, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, जो आपकी मेमोरी में। मैं कुछ बोलूंगा और आप गुस्सा करोगे तो मैं समझ गया कि इस बात बोलने से क्या हो रहा है, एंगर रिएक्शन एंगर रिएक्शन हो रहा है। इसलिए वो एक्सपोजर जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में दे रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तो एक्सपोजर मिल रहा है। भी आप स्कूल जा रहे हो, 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, वो यूनिफॉर्म में है, तो आपने यूनिफॉर्म आपने दिया, अनस्ट्रक्चर तो मिला ही नहीं। और जबकि 6 साल तक तो आपका ब्रेन ऐसा है जिसको आप नेक्स्ट लेवल का आप उसको मतलब डिजाइन कर सकते हो आप। लेकिन हमने थोड़ा सा कंफर्ट जोन के चक्कर में, अपने कंफर्ट को देखते हुए, या शायद पीयर प्रेशर के चक्कर में, हमने उनको अलग तरह से पेरेंटिंग करना शुरू बट कर ये दिया। बेटर नर्चरिंग के लिए नहीं किया जाता कि भाई आप बच्चे को मतलब पैदा होते ही उसको राइट चीजों में घुसा दो उसको, जैसे वो बोलते हैं स्टार्ट देम यंग, स्टार्ट देम कैच देम यंग। एक यार पूरा एक चल रहा है एकदम हर जगह, ओलंपिक्स चल रहा था तो वो दिखाते हैं कि चाइना में, यूएस में वो 2 साल के बच्चे को पूल में फेंक देते हैं। दे स्टार्ट टीचिंग द किड एट 2, वो एकदम डीप पूल में फेंक दिया, दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम। तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हुआ ना कि आप उनको 2-3 साल से एकदम ही गाइडेड चीजें सिखाना स्टार्ट कर देते हो सो दैट बेटर एथलीट्स या बेटर प्रोफेशनल्स बन जाएं। जब आप किसी को स्पोर्ट्स में डालते हो या म्यूजिक में डालते हो तो ब्रेन अलग तरह से वायर होता है। अच्छा, जब आप उसको एकेडमिक में डालते हो तो ब्रेन अलग तरह से वायर होता है। मैं एकेडमिक का एक, आई डोंट नो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट, बट लेट मी शेयर यू। एकेडमिक के अंदर क्या हम ब्लंडर्स करते हैं, ठीक है। जैसे आपने 3 से 4 साल के बच्चे को स्कूल में डाला, किसी भी किंडरगार्टन स्कूल में आप कहीं भी इंडिया में जाएंगे, मोस्टली मैं मास की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पहले ABCD सिखाई जाती है, am I right? जब ABCD सिखाई जाती है तो कैपिटल सिखाई जाती है, राइट। अच्छा, आपके सराउंडिंग में जितनी भी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जो भी है, आप किस में, कैपिटल में पढ़ते हैं कि स्मॉल में होता है? लोअर केस में। लोअर केस में। और सिखा क्या रहे हैं पहले? अपर अपर केस। पढ़ना क्या है बच्चे को? लोअर केस। सराउंडिंग में क्या है? जब हमें, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, यही क्लैरिटी नहीं है कि मेरे सराउंडिंग में अगर मैं लोअर केस पहले पढ़ा देता और सराउंडिंग में लोअर केस है तो उसकी लर्निंग पावर बढ़ जाती। तो दैट इज अ डिफरेंट जोन। लोगों ने एकेडमिक को मान लिया, उससे ब्रेन डेवलप होता है। दैट इज नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट लाइक दैट। उसके लिए चाहिए था आप उसको स्पोर्ट्स में डालिए, वहाँ पे उसका बिहेवियर डेवलप होगा, टीम मैनेजमेंट आएगा, उसको डील करना आएगा। उसको आप डालिए म्यूजिक में, डालिए, उसका ब्रेन टेम्पोरल लोब उसका एक्टिव होगा, उसका वोकल कॉर्ड ओपन होगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ आप कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चर में पढ़ाना, इट्स अगेन सरप्राइजिंग। डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये मसल्स 7.5 साल की उम्र में बनती हैं और हम 4 साल के बच्चे को एक वुडन की पेंसिल दे रहे हैं, तो कहाँ हैं हम? एंड आई एम कंपेयरिंग माई सन और डॉटर, उसको 50 तक का काउंटिंग आता है दोस्त, मेरे बेटे को क्यों नहीं आता? एंड आई एम पुशिंग हिम और हर कि इसको लिख के दिखाओ। डॉक्टर बोल रहे हैं मसल्स ही नहीं बनती हैं। आप ऐसे ऐसे एजुकेशन सिस्टम को देखो जहां पर, अच्छा एक बात बताइए, आपको बोलना आता है तो आप कभी भी लिख लेंगे ना, am I right? लिखना आना चाहिए, लिखना तो आना चाहिए, लेकिन आप लिख तो सकते हैं अगर आपको पहली प्रायोरिटी क्या है, बोलना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, तो लिख तो आप कभी भी लेंगे। लेकिन हमने पूरा, अच्छा अगर मैं आपको ऐसे एरिया में डाल दूं जहां आपको पेन ज्यादा है, तो क्या आपको मजा आएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपका वो सही समय नहीं था उसको पेंसिल को होल्ड करने का। लेकिन आपने रोज का 1 घंटा किसमें डलवा दिया? पेंसिल होल्ड। अब क्या उसको वो प्ले वे मेथड में आपकी टीचिंग रहेगी? नहीं, that's I think what you're saying is exactly right, and that's the reason आज के समय में बहुत सारे टीचिंग पैटर्न्स, वे ऑफ लर्निंग, प्ले वेज स्टार्ट हो गए, एज यू सेड प्ले वेज हो गए हैं। एंड जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड चल रहा था ना, उसको बदल के वही अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, बिल्कुल। एंड एज साद भाई ने भी अभी मेंशन किया कि चाइनीज बच्चे को पूल के अंदर डाल देते हैं, राइट, स्विमिंग सिखाने के लिए। दैट्स आई थिंक दैट्स द rawest unstructured way of doing something। स्ट्रक्चर्ड हुआ कि हम बच्चे को बोल रहे हैं कि पहले पानी के अंदर 2 पैर डाल के बैठो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा हाथ डाल के देखो, फिर उसमें उतरो, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, और फिर उसके अंदर पहले फ्लटर करो, फ्लिप करो, फिर आप धीरे धीरे स्विमिंग करने सीखो। बट आई थिंक दैट्स द मोस्ट अनस्ट्रक्चर्ड वे। अगर हम प्रिमिटिव टाइम्स की बात करें, जाते हैं पीछे की तरफ जाते हैं, तो
सारे अनस्ट्रक्चर्ड Unstructured थे, सभी के सभी इंस्ट्रक्चर। जंगल में चले जाओ, जान बचा के भाग के आना। दैट इज आपका वहां से फ्लाइट और फाइट सिस्टम वहीं से तो डेवलप होता है। राइट। अब वो है ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, अब वहां से आपका सिस्टम पूरा डेवलप होता है। अब वो आपने 12 साल तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हमें बड़ा सरप्राइजिंग होता है। हमारे पास एक केस था, उनको पेरेंट्स ने डाल दिया रिस्क मैनेजमेंट में, एमबीए करवाया रिस्क मैनेजमेंट में, और वो सिंगल चाइल्ड था, न्यूक्लियर फैमिली थी। ठीक है, वो तो चलो उसमें उनके हाथ में नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग ऐसी थी कि जिंदगी में उसने कपड़ा तक खुद ने नहीं खरीदा अपनी चॉइस से। और आप किस में एमबीए करवा रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट। भाई जिसके पास कपड़ा खरीदने तक की पावर नहीं है या ये नॉलेज नहीं कि मैंने अगर 1000 रुपए का नुकसान कर दिया तो क्या होगा। राइट। उसका मतलब जिससे अगर 1500 का नुकसान हो गया तो लाइफ में कितना बड़ा मतलब प्लॉट बेचना पड़ जाएगा भाई। ये ऐसा वाला थॉट प्रोसेस बन गया। उसके ऊपर आप क्या करवा रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट। तो ये कैसे मैच करेगा? मतलब मैं वहीं पे आ रहा था कि आज जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सितंबर आ गया है बिल्कुल, ठीक है, और एग्जाम टाइम स्टार्ट होने वाला, एग्जाम फीवर चलेगा 3 महीने 4 महीने, मतलब 3 महीने 4 महीने भी नहीं, आई थिंक मार्च तक यही चलने वाला एग्जाम सीजन चालू हो गया है। एंड एज वी सी एग्जाम फीवर बोलते नहीं हम, सिर्फ हम एग्जाम फीवर को फील भी करने लगे हैं। पेरेंट्स तक इतने परेशान हैं एग्जाम फीवर को लेके। एंड 16 17 18 ये जो एज ग्रुप है ना, इनकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। आप 12 से पकड़ लीजिए सर, 12 से पकड़ लें, तभी तो हमारी पुबर्टी एज भी चेंज हो रही है। माय नीस इज 13, सारे पैनिक में होते हैं, लाइक दे आर यूजिंग वर्ड्स, मैं स्ट्रेस में हूं। भाई स्ट्रेस, तुम्हें स्ट्रेस है तो फिर इधर आ जाओ, शिफ्ट करके देखो, पता लगेगा। So what is your take on this exam fever thing and competition, and you know there are so many things that are happening nowadays, so what is your take on this? एक्चुअली में मुझे लगता है कि हम ना, हमारा जैसे जैसे हम ग्रो होते जा रहे हैं ना, सो कॉल्ड ग्रो, हमारा कॉमन सेंस खत्म होता जा रहा है। व्हाई आई एम सेइंग यू, ये क्या हुआ, आज से 5-6 साल पुरानी बात है। मेरा बेटा बैठा था, उसने ऐसे ही बोला कि पापा पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा। तो नॉर्मली मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि ध्यान से पढ़ ले भाई। उसका आगे से जवाब कि मैंने आपसे यही पूछा कि ध्यान नहीं लग रहा। फिर मुझे याद आया कि तो सारे ऐसे बोलते हैं। द पॉइंट इज, वो ये जानना चाहता है, ये तो मुझे भी पता ध्यान नहीं लग रहा, आप इसका सोल्यूशन बताओ कि मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, फोकस, और कैसे करूं? द पॉइंट इज कैसे करूं? अगर खाली इतना बताना था तो वो पहले था कि ये ब्रह्म ज्ञान मुझे पहले भी पता था आपके आने से पहले, तो ये आपके बताने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों जहां पे मुझे लगता है गलती कर रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस होता है। क्या होता है कि आप जब स्टडी कर रहे हो, स्टडी का मतलब है कि आपने कुछ पढ़ना है, आपने राइट करना है, रीड करना है, लर्न करना है, ये 3 ही तो प्रोसेस हैं। उसके लिए क्या पहले ब्रेन को रेडी किया? एक कोच को पता है, जैसे आपने एक स्विमिंग का एग्जांपल लिया, कोच को पता है अगर मुझे आपको ग्राउंड पे लेके जाना है तो जाते खिलाऊंगा नहीं आपको, मैं पहले आपको वार्म अप करवाऊंगा, एग्जैक्टली स्ट्रेचिंग करवाऊंगा आपको। जब वार्म अप करवा रहा हूँ, उसको पता है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ब्रेन को, माइंड को और आपकी बॉडी को ये मैसेज दे रहा है कि दैट इज इंपॉर्टेंट बॉस, यहाँ आ जाओ और मुझे ये मैच खेलना है। लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम पूरा काम लगा रहे हैं कि मैथ समझ में आ जाए, साइंस समझ में आ जाए, हिंदी समझ। क्या ब्रेन को आपने उस एडेप्टिव स्टेज पे लेके आए? अगर इतना कर लेते तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। मेरा बच्चा पढ़ने बैठा, डिस्ट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल का, मान ली मैंने बात, लेकिन क्या ब्रेन को इतना पावरफुल बनाया आपने? अगर उसका फोकस चेंज कर दो, प्रॉब्लम खत्म। उसकी रीडिंग स्पीड बढ़ा दो, प्रॉब्लम खत्म। राइटिंग स्पीड पे काम कर लो, प्रॉब्लम खत्म। एवरेज स्टूडेंट की जो रीडिंग स्पीड है वो 140 वर्ड से लेके 220 वर्ड्स पर मिनट है। ओके। और एक्सीलेंट की है 300 वर्ड्स से लेके 400 वर्ड्स पर मिनट। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। अब इतना जब डिफरेंस होगा तो उसको अपने आप प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, रिवीजन नहीं होगा। एग्जाम में क्यों स्ट्रेस आता है? उसको लोग इतना सारा सिलेबस कैसे करूं? ब्रेन की पावर बढ़ा दो, दैट्स इट। उसके बहुत सारे टूल्स हैं। नहीं, दैट्स वेयर द क्वेश्चन कम्स इज, इस पूरी समस्या का समाधान आप कहते हो कि ब्रेन मैपिंग और न्यूरोसाइंसेस से करा जा सकता है। क्या जेन्युइनली ये टेक्निक्स एक बच्चे को अपने फोकस, कंसंट्रेशन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वो पढ़ रहा होता है, राइट? उसको उसकी रीडिंग एबिलिटीज नहीं होती, वो बहुत सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर पाता। कैन ब्रेन मैपिंग एंड न्यूरोसाइंसेस, द टेक्निक्स एंड पैटर्न्स दैट यू यूज, कैन हेल्प द चाइल्ड? पहले तो हम इसको समझते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी इनहेरेंट भी होती है, इनेट भी होती है। ओके।
ठीक है, अब आपको मिली कम है तो आपको एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। ओके। आपको मिली अच्छी है तो आपको सिर्फ नर्चर करना है, हम्म। लेकिन हाँ आप इसको नर्चर कर सकते हैं। ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम्म, मैंने मान लिया कि मेरे बाप दादा, लाइक माय फोर फादर्स, हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग एबिलिटी हम्म, एंड आई एम नॉट हैविंग इट। हम्म। मैं फंसा हुआ हूँ। मान लिया मैं इवैल्यूएट कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी एबिलिटी है भी? है भी या नहीं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि आपको लंबे समय तक, यानी कि आपका मार्च में पेपर है और आपने सितंबर में पढ़ाई करी तो आपको याद रहे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके पास। लेकिन अब डिस्ट्रैक्शन का लेवल भी चेंज है। जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, यानी कि अच्छा, एक रिसर्च बोलती है अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है। लेकिन जब मैं पढ़ता था, शायद आप पढ़ते थे, मेरे फादर्स पढ़ते थे, तब अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता था। तो जब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, याद किया हो तो याद नहीं रहेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी मिली भी है तो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में हो। अच्छा, किसी भी तरह से मुझे एक बात बताइए, किसी भी तरह से क्या आप अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो? ये तो बढ़ेगा। वेब सीरीज आएंगी, गेम्स आएंगे, कलर्स बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, लाइट बढ़ रही है, किसी भी कीमत पे आप कम कर सकते हो आने वाले टाइम में। खुद को आइसोलेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं ना। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो ब्रेन की पावर तो इन्फिनाइट है, ये तो न्यूरो साइंस बोलती है, उसको बढ़ा दो। इट्स सो सिंपल। अब वो कैसे होगा? ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। अब मान लीजिए आपने बोला रीडिंग स्पीड है, रीडिंग स्पीड मैं आज ऑडियंस को बोलता हूँ, आज अगर पेरेंट्स हैं या आप खुद भी हैं, आज एक काम कीजिएगा, स्टॉपवॉच लगाइए और स्टॉपवॉच लगाकर आप 1 मिनट में हिंदी के और इंग्लिश के वॉट एवर लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हैं, आप उसके 1 मिनट में कितने रीड कर पाते हैं वो नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल, जब आप बाइक तेज चलाते हैं, कार तेज का मतलब है 50-60 की स्पीड पे चला रहे हैं, क्या आपका साइड में ध्यान जाता है? किसी भी कीमत पे आपको पता ही नहीं होता साथ में कौन जा रहा है। लेकिन आप जब कार या बाइक 10-20 की स्पीड पे चला रहे हैं, आपको ये भी पता साथ वाले ने कपड़े क्या पहने हैं, साथ में दुकान में क्या बन रहा है, इधर कौन सी दुकान खुली है, इधर किस तरह के शोरूम खुले हुए हैं। आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई है जब आपकी स्पीड स्लो है। ब्रेन को फास्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप खुद चेक कर सकते हो घर बैठकर। ऐसी एक एवरेज स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड भी 15 वर्ड से लेकर 25 वर्ड्स के बीच में होती है, और एक्सीलेंट यानी एक्सीलेंट मतलब जो परफॉर्म कर रहा है उसकी स्पीड होती है 35 से लेकर 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, हाथों की एक्सरसाइज कर लो, चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे आप जिम, आपकी बॉडी भी है, मेरी भी बॉडी है, मेरे पास सेम बॉडी है, आपके पास सेम बॉडी है। जिम वाले की इधर बाइसेप्स बहुत स्ट्रांग है, चेस्ट बहुत स्ट्रांग है, वो कैसे कर ली उसने? इट्स अ मसल। ब्रेन में क्या है? मसल। अब उसको पावर बना दो। यहाँ मसल्स दिख रही है, वो दिखेगी नहीं, वो आपको परफॉर्मेंस के टाइम पे दिखेगी जब आपके पास कोई टफ सिचुएशन आती है, लाइक एग्जाम्स। अब हमने समझ लिया कि हमें अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। क्या मेजर चैलेंजेस होते हैं जब आप ब्रेन को रीमैप करने की कोशिश करते हो, इन टेक्निक्स को इनकलकेट इन अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करते हो, राइट? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए हम बोलते हैं कैच दम यंग। आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो, बहुत आसान है सिखाना, क्योंकि अडेप्टिव स्टेज में। जैसे अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो बाहर एक ना पूरा एक फ्लाईओवर बना हुआ है जी। जब फ्लाईओवर बना हुआ है, क्या आज इसको तोड़ना आसान है? क्योंकि बन चुका है। अगर पैटर्न बन चुके हैं तो तोड़ने में भी उतने एफर्ट्स लगेंगे। इसको सिंपल करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बीज है, उसको मिट्टी में गाड़ा हुआ है, उसको बाहर खोदना है, आसान है मुश्किल है? अब मान लीजिए वो 1 फुट का हो गया तो आसान है मुश्किल है? पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं वो 4 फुट का हो गया तो वो जितने उसके रूट्स बढ़ते रहेंगे वो उतना ही। अगर वो पेड़ बन गया तो पैटर्न जितना पुराना उतनी ज्यादा मेहनत। पैटर्न बनने से पहले ही प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। पैटर्न बनने से पहले इसको सही पैटर्न कर दो आप। अगर आपने पैटर्न बना लिया है तो उसको एफर्ट्स उतने ही ज्यादा लगेंगे। उसके लिए मेंटली फिजिकली रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए जैसे बच्चे को कोई काम करवाओगे वो जल्दी कर लेगा, आपको मैं बोलूँगा, आप मुझे बोलोगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, टाइम को लेकर, इवन बिलीफ सिस्टम को लेकर कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप क्योंकि अब आप एक एक्सपर्ट हो, इतने साल से हो इस प्रोफेशन में और इतने 9,000 प्लस लोगों के साथ डील कर चुके, मेजर इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मैं प्रोफेशनल्स पे हम लेटर ऑन चलेंगे, बट स्टूडेंट्स में आपके पास मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? कहाँ लोग सबसे ज़्यादा आपको कंसल्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक चंक होगा जो आपको लगता होगा हाँ यार ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में?
इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है और स्टूडेंट्स का बिल्कुल अलग है। पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेंट लेके आए अपने बच्चे की कि ये ना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हाँ। या कई बार बोलते हैं कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, या फिर बोलते हैं कि ये ना बहुत ही, आजकल नया वर्ड चल पड़ा है, ये बहुत ही हाइपर एक्टिव है, राइट। इसको ADHD हो गया। इस तरह के फैंसी वर्ड्स भी आने लगे हैं आजकल। जब बच्चे से बात करते हैं तो पता लगता है ये प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसे पढ़ तो मैं लूँगा लेकिन कुछ और है, इमोशनल इश्यूज हैं मेरे साथ, जो मेरी बात ही नहीं सुनते घर वाले, मुझे मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, या मुझे कोई पसंद था मुझसे बात नहीं कर पाया, या इतनी सी बात पे मेरे फादर ने या मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मेरे को पब्लिक में मेरे को स्कोल्ड कर दिया, या मुझे इतनी सी फ्रीडम नहीं कि मैं सोसाइटी के नीचे तक जा सकूं। उसके चैलेंजेस कुछ और हैं और पेरेंट कुछ और बता रहा है। हम कई बार भूल जाते हैं ये कि प्रॉब्लम कुछ और है और उसको दिखती किसी और तरह से। भाई अगर मान लीजिए किसी के पेट में पेन हो रहा है और वो खाली डॉक्टर को बताए, वो हो सकता स्टोन का पेन हो सकता एब्डोमेन का पेन हो सकता किडनी इशू हो, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है ना, लेकिन जेनरिक वर्ड क्या हो गया, दिख कैसे रहा, पेट का पेन है। तो पेरेंट आता है बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम लेकर, ये जेनरिक है, लेकिन जब बच्चे से बात करते हैं तो पता लगता है कि प्रॉब्लम कुछ और है। तो दोनों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग हैं। राइट। पेरेंट का फोकस, मतलब आई एम रियली सरप्राइज। एक तरफ तो पेरेंट बोल रहा है कि मेरी सारी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए है, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, और एक तरफ जिस बच्चे के लिए कर रहा है उसको ही नहीं समझता, उसकी बेसिक नीड ही नहीं पता, और बच्चे का डिमांड एकदम अलग। वो शायद आपसे पेट मांग रहा है, आप पेट नहीं देना चाह रहे, नहीं यार हमारे घर में अलाउ नहीं है। अरे भाई क्या उम्र है उसकी? अगर आपके पास सिंगल चाइल्ड है, वो पेट मांग रहा है तो दे दो ना, कहाँ दिक्कत है? कहाँ जाए वो? सोसाइटी में आप जाने नहीं दे रहे, सिबलिंग है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, फिर कहाँ इशू है? फिर कैसे मैं मान लूँ कि आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो? तो यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके सिस्टम में, जो वो बच्चे के लिए सोच तो रहे हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन सोच रहे नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा बैठना पड़ता है उनके साथ, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। हाँ, आज के बच्चा जो बच्चा आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल का स्मार्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, दैट्स इट। दे आर क्यूरियस, दे आर नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट। वाई? इसको अगर आप अभी स्टैब्लिश करना चाहते तो स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। आपने भी स्टडी की है, जितने भी आदि मानव होते हैं, हमारे जो केवमैन्स थे, उनका ये एरिया ना बहुत बड़ा होता था और ये एरिया नहीं होता था, अगर आपको ध्यान होता है, ऐसे फ्लैट होता था। जैसे जैसे ये हमारी जो स्पाइसेस है वो आगे बढ़ती जा रही है, ये एरिया बड़ा होता जा रहा है, एवोल्यूशन, और ये एरिया छोटा होता जा रहा है। व्हाट इज इट्स अ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जा रही है, ऑब्जर्व करने की शक्ति हमारी कम होती जा रही है। तो हमारा बच्चा ऑलरेडी इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, उतना पेरेंट का इंटेलिजेंट होना जरूरी है। चैलेंज यहाँ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, वो जनरेशन ही आई थिंक जो उन्होंने देखा है, जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, दे देमसेल्व्स आर सो कंफ्यूज्ड कि वो आगे की जनरेशन को भी कंफ्यूज करते जा रहे हैं। यार, हाँ प्लीज। पता नहीं, मेरे को लगता है कि एक ट्रांजिशन है, वो लोग एक अलग एटमॉस्फेयर में रेज हुए हैं और अब की जो जनरेशन आई है वो बिल्कुल ही अलग एटमॉस्फेयर में रेज हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिज नहीं हो पा रहा, बिकॉज जहाँ से वेयर यू सेड द लास्ट थिंग अबाउट द पेट एंड एवरीथिंग, मैं अपनी कम्युनिटी में देख के रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये हो रहा है। बट आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि जो जनरेशन का फर्क आ रहा है, जो पेरेंटिंग में ग्लिचेस हो रहे हैं, राइट, क्या वो पेरेंट ही आज के समय में कंफ्यूज्ड है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है? इसको हम ऐसे बोलते हैं, सारी उम्र मैं ये खता करता रहा, धूल आईने पे थी और चेहरे सफा करता रहा। तो प्रॉब्लम कहीं और है और काम हम कुछ और कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, पेरेंट मान लिया उसको वो कन्फ्यूजन है, लेकिन जब हम हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट लेके बैठे हुए हैं तो आप पेरेंट बने रहिए ना। आप टीचर क्यों बनते हो? आपने पढ़ाना भी है और टीचर के काम में आपने इन्वॉल्व भी होना है। आपने स्कूल भेजा है उसको पढ़ने के लिए। अच्छा, यू विल बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड। मैं यहाँ पे ऑडियंस को बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में अगर आप पेरेंट हो ना तो लिख देना, मैं मान जाऊँ इस बात को। आप ये बता दो आप स्कूल भेज क्यों रहे हो बच्चे को, कोई एक बता दे। उसके पास ये रीजन ही नहीं है वो स्कूल भेज क्यों रहा है। क्योंकि भेजना है इसलिए भेज रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, और इसके अंदर 10 घंटे की शांति। और डीप में चले जाते हैं हम। स्कूल का काम क्या है, ये स्कूल वालों को भी समझना पड़ेगा, ये पेरेंट को भी समझना पड़ेगा। बच्चे का काम नहीं है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है और पेरेंट की जिम्मेदारी है। स्कूल बच्चा जाता है, पेरेंट एक्सपेक्ट करता है इसको बोलना आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए, इसको चलना आना चाहिए, इसको पब्लिक में कैसे बात करनी वो आना चाहिए, म्यूजिक आना चाहिए, ड्रामा आना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो हर चीज आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री डेवलपमेंट।
सर्वांगीण विकास इसको बोलते हैं। ओके। लेकिन जब आप कॉलेज भेजते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो भी 4 साल के लिए इंजीनियरिंग गया, क्या उससे ये बोलते हो कि वहां पे ड्रामा आना चाहिए? वहां पे तू 4 साल बाद जब निकलेगा ना तो इंजीनियर की तरह बिहेव करना, 5 साल बाद डॉक्टर बन के निकलो, बिहेव लाइक अ डॉक्टर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन। तो जब आपका स्कूल का पर्पज सर्वांगीण विकास है तो कहीं गिनती सिखाना था क्या, काउंटिंग सिखाना है? नहीं ना। आपका क्या वहां पर उसकी अलजेब्रा नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो ये इशू थोड़ा ना हो गया। उसके और भी तो तरीके हैं उस ब्रेन को डेवलप करने के। तो ये अगर पर्पस अगर सॉल्व हो जाए और हमारा विजन सही हो जाए कि हमें इसलिए भेजा है, तो पहली बात तो कंफ्लिक्ट वहीं खत्म हो गया। और स्कूल भी अगर ये समझ ले कि ये ही मेरा काम है, जैसे हमारे पास पेरेंट आता है, स्कूल आजकल हमें आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दे देता है। अरे भाई इसलिए देना पड़ता है, आर्ट एंड क्राफ्ट से आपका ऑसिपिटल लोब डेवलप होता है, आपका भी होगा, बच्चा साथ में बैठेगा तो उसका भी होगा, और इंटरेस्टिंगली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है। अब ये पेरेंट को पता नहीं है बात, स्कूल को बतानी नहीं आ रही, तो वो स्कूल के लिए कंप्लेंट है, स्कूल पेरेंट के लिए कंप्लेंट है, तो वहां कंफ्लिक्ट हो गया। इस फ्रिक्शन में बेचारा बच्चा मारा जाता है, बेचारा बच्चे पे सारा असर आता है क्योंकि दोनों के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है। अगर यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट दूर कर दें तो वहां से पहली बात तो इशू ही खत्म हो जाएगा। दूसरा बहुत सिंपल है, बच्चे के पर आप सिर्फ इतना सा फोकस कीजिए, उसका मेंटल वेलबींग पे काम कर लो, पेरेंट बने रहो, पढ़ाने के लिए ट्यूटर रख लो आप, ठीक है? अगर आपको नहीं पढ़ाना, और वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं तो पर्सनली बोलता हूँ, सो हो सकता है लोगों को मेरी बात पसंद ना आए। पेरेंट का काम है माँ बाप बने रहना। अगर वो टीचर बनेगा तो क्या लगता है वो प्यार से पढ़ा लेगा। और बच्चा भी हमारा आजकल इम्पल्सिव है, जब वो उसके साथ व्यवहार गलत करेगा, गुस्सा करेगा, तो बच्चा भी तो आगे से रिएक्ट करेगा। फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा है। आप अपने रोल को फिक्स रखो, यू आर अ पेरेंट, बिहेव लाइक अ पेरेंट, दैट्स इट। बट क्या आपको लगता है कि स्पेयर द रॉड्स, है ना, एक हम लोग कहावत बोलते हैं दैट स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, राइट? इज इट इसको मुझे समझना पड़ेगा, मतलब मैं सॉरी मैं इस टर्म को कि आप बच्चे को मारो पीटो मत, अच्छा ठीक है, और उसको आप बिगाड़ दो, अच्छा ठीक है? हम कहते हैं ना कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, कि आपने अगर लाठी छोड़ दी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट ना जहाँ से आया है वहां से हमें समझना पड़ेगा। ये कॉन्टेक्स्ट जिसको आजकल हम पेरेंटिंग बोल रहे हैं, इसके बहुत अलग अलग तरह के नजरिए देखने के, सबका अपना अपना नजरिया होगा। लेकिन अगर ये वेस्टर्न से आ रहा है तो वेस्टर्न का एनवायरनमेंट अलग है, वेस्टर्न की तरह एनवायरनमेंट करना है, वैसे ही अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, तो भी 14 साल के बच्चे को बाहर निकालो ना, क्यों नहीं निकालते? इंटर्नशिप करवाओ, कैफेटेरिया पे लगाओ, काम पे लगाओ, तब तो वहाँ नहीं निकालना, वहाँ तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करनी है। यहाँ आप अलग तरह से बात करो, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है एंड वहाँ की रिसर्च अलग है, हमारे यहाँ का डेमोग्राफिक अलग है, हमारा हम वी आर अ सोशल पर्सन। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है भय बिन प्रीत ना होती। तो भय का होना जरूरी, मारना जरूरी नहीं है, लेकिन वो आंखों का डर, आंखों की शर्म, वो जो आपके बीच में रिस्पेक्ट है, वहाँ होना जरूरी है। लेट मी क्लियर है, बिहेव लाइक ए पेरेंट, डोंट बी अ फ्रेंड। यहाँ गलती है, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि मैं तो अपने बच्चों को, तो क्यों भाई, दोस्त और बहुत है बाहर, आप ओपन अप होइए, उसको इतना फ्रीडम दीजिए कि वो आपसे सारी बात शेयर कर सके। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरे पास एक लंदन से केस आया, शी इज एन इंडियन, 2 बार रेप हो गया और घर पे नहीं बता सकती। अब क्या करेगी ऐसी पेरेंटिंग? क्या फायदा आपके होने का? ऐसा शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप इतना ही बच्चे को ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा भय डालना, ऐसा भय नहीं डालना, भय इतना होना चाहिए कि वो किसी लंदन में रह के उनके साथ मोलेस्टेशन लंदन में हुआ और एक इंडिया में हुआ, और वो अपने पेरेंट्स को क्योंकि वो पढ़ाई बंद करा देंगे, शादी करा देंगे, या वो समाज का चक्कर, मतलब इसे भय बोलते हो। इस वजह से ये टर्म आती है कि स्पेयर द रॉड्स, लेकिन एक्चुअली में उसका पर्पस कुछ और था। हम क्या करते हैं, टर्म पकड़ लेते हैं और उस टर्म के ऊपर हम सारी कहानी गा देते हैं। जैसे भगवद गीता की एक टर्म पकड़ ली, कर्म करे चलो फल की चिंता मत करो। अरे उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उसका पर्पस कुछ और था, आपने अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया। आप बच्चे के साथ इतने ओपन होइए कि वो आपके साथ बैठे, उसको ये फील हो कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे चाचा चाची, ये मेरे साथ खड़े हैं, आर देयर फॉर मी, हर एट एनी कॉस्ट, और उन्हीं से डर रहा हूँ जिनको बात बतानी है। तो ऐसे डर का तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां तो फिर ठीक है, दूरी बना के रखिए आप। नहीं, कहीं ना कहीं ये मानसिकता का भी तो फर्क है ना। हमारे समाज में जो हम लोग, जो हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज है, जो हमारा कल्चर है, उसके अंदर ना बहुत सारे तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं, फंसे हुए हैं लोग, अभी भी वहीं फंसे हुए हैं कि ये
पुलिस वाला है तो इसको ऐसा ही होना जरूरी है, ऐसा ही होना चाहिए, ये एग्री। डॉक्टर है तो इसको ऐसा ही होना जरूरी है। अगर वो डॉक्टर रात को पार्टी कर रहा है, वो, मैं अल्कोहल और स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट अगर ये डॉक्टर सिगरेट पीता है तो ये डॉक्टर नहीं है, ये इंजीनियर है तो इसको यही काम करने हैं। तो इन चीजों को भी आई थिंक हमें चेंज करना चाहिए। मुझे ना आपने बहुत पुरानी बात याद दिला दी। एन रघुरामन सर हैं, इन्होंने हम पे एक स्टोरी भी लिखी थी जो मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं, दैनिक भास्कर में रोज इनका मैनेजमेंट फंडा के नाम से आता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया सर, किंडरगार्टन स्कूल मेरी वाइफ चलाती थी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम किंडरगार्टन के बच्चों को पेरेंट्स से पूछकर पुलिस स्टेशन ले जाना शुरू कर दिया हमने। अच्छा। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा इतना सक्सेसफुल रहा, दो फायदे हुए मैं बताऊंगा। एक वियर्ड थॉट था मेरे मन में कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें इनसे नहीं डरना, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है अपराधियों में डर, ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, और समाज के लिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। लेकिन आम आदमी डरता है, अपराधी तो डरता नहीं। हमने इसको रिवर्स किया। हम किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे, यानी कि 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा हमारे साथ पुलिस स्टेशन जा रहा है, और उसको हम को सीक्वेंस दिखा रहे हैं, गलत काम करने पे जेल क्या होती है, कैसे पुलिस वाले, ये जो यूनिफॉर्म है ये आपको, अच्छा पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लाइक यार कितने बच्चे को, और उनके लिए आइसक्रीम, उनके लिए टॉफीज, उनके लिए मतलब स्नैक्स आ रहे हैं, और उनको मजा आ रहा है। जितनी देर बच्चे वहां हैं, पुलिस वाले अपनी टेंशन साइड में रख के बैठे हैं। बच्चों को लग रहा है यार ये अंकल तो मुझे टॉफी खिलाते हैं। आप सोचिए जब बच्चा 18 साल का होगा, क्या उसके मन में डर होगा? मेरा बेटा आज भी किसी भी पुलिस वाले से जाके बात कर सकता है, पुलिस स्टेशन जाके बात कर सकता है, क्योंकि उसको उसके बिलीफ सिस्टम में है कि इससे डरना नहीं है, दे आर फॉर अस। तो बिलीफ पैटर्न्स को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन राइट एज पर, बाद में नहीं होता। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वाज इम्प्रूविंग फोकस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन किड्स। तो हमने काफी सारी चीज डिस्कस करी। क्या टेक्निक्स और तरीके इस्तेमाल करे जा सकते हैं फोकस इंक्रीज करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए? तो आप मुझसे पूछे थे फोकस कैसे बढ़ाएं, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल। हम वो एक्सरसाइज करते हैं जिससे सच में ब्रेन पे फर्क पड़ता है, न्यूरो साइंस बेस पे है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके ब्रेन में है वो आप लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। लेकिन ये तय है जो आप लिखते हैं वो आपके ब्रेन में जाता है, उसे आप रिवायर करते हैं। तो अगर हम फोकस की एक्टिविटी कर लें और डेली सिर्फ 2 मिनट अपने आप को दे दें, तो आपका फोकस बहुत इंप्रूव हो जाता है। प्रैक्टिकली आप खुद भी करके देख सकते हैं, और बच्चे करें तो डेली उनको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे विदाउट रूलर, जिसपे किसी तरह के लाइंस नहीं होनी चाहिए। और आपने ऐसे, अच्छा बॉल पेन लेना है, जेल पेन नहीं लेना, ठीक है? इसके पीछे के रीजंस हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपने ऐसे सर्कल बनाना है, बीच में डॉट लगाना है। आपने ऐसे सर्कल बनाना है, बीच में डॉट लगाना है, सर्कल डॉट, सर्कल डॉट। अच्छा पूरी लाइन यहाँ तक आएगी, आपके यहाँ तक कवर करेंगे, और किसी भी कीमत पर ये डाउन नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा, ये पैरेलल, यहाँ ऐसे पैरेलल चलेगा, अपवर्ड जा सकता है, पैरेलल जा सकता है, डाउन नहीं आएगा। ऐसे 1 ऊपर जा सकता है, सिर्फ ऊपर जा सकता है। ऐसे 1 2 3, आप पूरी पेज पे लगभग 24 लाइंस बनेंगी, लगभग 2 मिनट लगेंगे, और आपने ये डेली एक एक्सरसाइज करनी है। अब ये एक्सरसाइज वो अच्छी तरह कर पाएगा जिसको राइटिंग पावर अच्छी मिली है, काइनेस्थेटिक पावर अच्छी मिली है। okay. अगर वो अच्छी नहीं मिली है तो आप स्माइली बॉल लीजिए, उसको स्क्वीज कीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज कर लीजिए। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट देने वाली है। फिर भी क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है और आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो हम एक काम करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स रीडिंग। ओके ये इतनी इम्पैक्टफुल है। मैं आपको भी बोलूंगा कि आप मेरे साथ साथ करें, अगर आपको 2 बुक्स मिल जाती हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आप कोई भी पेज ले लीजिए, ओके? हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए करेंगे इसको। ठीक है। आपने इसको रिवर्स रीड करना है, बॉटम टू अप एंड राइट टू लेफ्ट। और कैसे करना है, लेट मी, मतलब लाउडली करना है, जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ। Out interest of spark some get to hoping things favorite his chosen had mum ice cream of helping extra and इस तरह आपने लाउडली बोलना है, रिवर्स चलना है, ओके? 3 2 रिवर्स, नो रिवर्स, 3 2 1 स्टार्ट। Artery smaller E1 into divide turn in which artery smaller into divides further aorta the heart your leaving blood for channel main the as serves and ventricle left to the is left the two connected is artery largest aorta body your in systems। ओके, अब मेरा आपसे सवाल, फिर हम सर के पास चलेंगे। क्योंकि आपने थोड़ी सी टफ बुक ली है, फिर भी मेरे से आपसे सवाल, क्या जब आप पढ़ रहे थे क्या दिमाग में कोई भी थॉट आया? आपका पूरा ध्यान कहाँ था?
पढ़ने में था। और एक तो वो बुक भी एकदम साइंटिफिक पूरी साइंस वाली बुक आ गई। इम्पोर्टेंट इसके बाद में मैं इसके बाद बताऊंगा, जब आप एक बार कर लेते हैं फिर मैं बताऊंगा इसके हाँ, पीछे की साइंस क्या है। बट मैं पूरा मेरा फोकस पूरा इसमें था। पूरा इस पे ना, और मैं आप पे आता हूँ सर, प्लीज आप। India of part eastern the in more problem these across come have I north and west east south country the across patient heart treating been have I as them of all almost have them of some complaint multiple with come most complaint 13 these of out थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आपका ध्यान कहीं गया? मेरा हम्म मेरा ध्यान गया मेरा ध्यान ये गया कि मैं पढ़ तो रहा हूँ इसको बट एक्चुअल में ये है क्या वो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई। क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई। अब आप लॉजिकली समझना, आपको थॉट्स नहीं आते। अच्छा, मेडिटेशन क्या है? विचार शून्य हो जाना। आप 30 सेकंड में विचार शून्य हो गए, और हमारी जद्दोजहद किस बात की है? थॉटलेस हो जाने की। 30 सेकंड में आपने अपने आप को थॉटलेस कर लिया। इसके बाद अगर आप कुछ भी पढ़ोगे, अगला 35 मिनट तक आपका ध्यान नहीं टूटने वाला। Also, ये एक्सरसाइज है that you reverse read for a minute maybe. मैक्सिमम मिनट, नॉट मोर देन मिनट। वाओ, व्हाई? सिंपल। जैसे ब्रेन पूरा यूज होता है, बट मैं आपसे पूछूं, जब आप उल्टा पढ़ रहे थे, क्या एक भी वर्ड ऐसा था जो आपने नहीं पढ़ा हुआ और पढ़ नहीं पाए? नहीं, सारे सारा पढ़ पढ़ा लिए। हुआ था। योर लॉन्ग टर्म मेमोरी गेट एक्टिवेटेड लाइक दिस। आप बोल के पढ़ रहे थे तो आपका टेम्पोरल लोब एक्टिव हो गया। आप पढ़ रहे थे तो आपका ऑसिपिटल एक्टिव हो गया। आपको उल्टा पढ़ना था तो लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया। आपने 10 में से 5 ब्रेन लोब एक्टिव कर लिए। ऑब्वियसली पूरा ब्रेन एक्टिव है, लेकिन 5 को काम पे लगा दिया आपने एक साथ। अब एक साथ जब काम पे, दैट इज कॉल्ड वार्म अप एक्सरसाइज। That's so wow वाह that यार। मैंने उसको पढ़ा और मुझे क्यूरियोसिटी अचानक से जाग गई कि अब मुझे उसको जानना जानना है। सो माय ब्रेन एट दैट पॉइंट वाज समवेयर कि मैंने उसको रिवर्स पढ़ा, ब्लैंक हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है, और और- ऑटोमेटिकली अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ी देर बाद उसको किताब को उठा के जरूर देखूंगा कि मैंने वो रिवर्स में जो पढ़ा है वो Okay. एक्चुअल में क्या है। वाओ, दैट्स नाइस। ये दो एक्टिविटी आप करके आप अपने फोकस को कभी अचीव कर सकते हैं। एंड आई विल शेयर वन रियल लाइफ एग्जांपल। या हमने कोविड के अंदर एक ड्राइव चलाई थी। उस ड्राइव में क्या हुआ, एक हमारे मैम ने एक ऑनलाइन सेशन लेना था। ऑलरेडी वो कमिट कर चुकी हैं। उनके घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई, ओके। और उनका वो हो चुका था भाई, उनका अनाउंस हो चुका था, उनको लेना ही था वो सेशन। अब उनका फोन आता है कि अब मैं क्या करूं, इमोशनली डबलेटेड है। और ये आप चाहे खुद ट्राई कर लेना। उन्होंने रिवर्स रीड किया एंड उस इमोशनल टर्बुलेंस से बाहर आ गए। इमोशंस वाला ब्रेन शट डाउन हो गया, लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया, Right. और फिर उन्होंने वो सेशन बहुत बढ़िया लिया। दैट इज द पावर ऑफ दिस एक्टिविटी। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट interesting. मतलब आई तो हैव नेवर लर्नड दिस बिफोर। मैं तो कहीं सुना भी नहीं है। बट चलो, हमने ये एक्टिविटी करी, हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। अगर किसी इंसान को अपनी ब्रेन की परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करना हो, उसके लिए क्या कर सकता है वो? आई बिलीव कि उसको सिंपल टर्म्स, मतलब अच्छा, ब्रेन की सबसे बड़ा एक मिथ है, ब्रेन को कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आती हैं। ऐसा कहीं नहीं है। ये डॉक्टर रायटा कावाशी में है, उन्होंने तो रिसर्च में भी, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च भी कर दी इसके ऊपर। उनकी रिसर्च बोलती है कि ब्रेन को सिंपल टर्म समझ में आती हैं, तो कॉम्प्लेक्स चीजें पहली बात तो समझ में नहीं आती। जैसे जो आपने एक्टिविटी की वो सिंपल है, ब्रेन को इंटरेस्टिंग लगेंगी। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्टिविटीज है, और बहुत जरूरी है जो 25 ईयर्स अबव है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा आपसे सवाल, क्योंकि मैं आपको आंसर देना है उसके पीछे का, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आप जो हमारे आसपास जो बच्चे हैं, उन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है या हम पे ज्यादा है? हम पे ज्यादा है। हम पे ज्यादा उनको किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस है? उन्होंने तो खाली ऑर्डर देना कि ये चाहिए, वो मिल जाना है। क्या उन पे किसी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शादी हुई नहीं है, बच्चे हुई नहीं, आसपास कोई ऐसा पंगा है नहीं। हम पे ज्यादा। अच्छा, ब्रेन किसका फ्रेश है, उनका या हमारा? उनका। ब्रेन चाहिए किसको ज्यादा, हमें या उनको? हमें हमारा डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, उनका अपग्रेड ग्रोइंग पे स्टेज पे। हमें ब्रेन ज्यादा चाहिए, और है उल्टा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ज्यादा है। तो ब्रेन की ताकत कैसे बढ़ा सकते हो आप? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक क्या बोलती है, आप इतना सा काम करो। आपने अभी कॉफी पी, आपने चाय ली, मेरा लेफ्ट हैंड, आई एम ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, मैंने इससे पिक कर रहा हूँ, रिवर्स कर दो, यूज योर नॉन डोमिनेंस हैंड। टूथब्रश करते हो, सुबह आप अपने डोमिनेंस हैंड से कीजिए, रात को आप नॉन डोमिनेंस हैंड से कीजिए। आप कार में जब की लगाते हो या अपना घर का लॉक खोलते हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट पुट द की इन द राइट डायरेक्शन। इट विल टेक सम टाइम, बट बिकॉज योर ब्रेन गेट रीवायर्ड,
सेंसेस एक्टिवेट हो रही हैं, एफर्ट लग रहे हैं, तो क्या होगा, आपको आपका ब्रेन नया फ्रेश फील करता है। तो ऑब्वियसली नई लर्निंग कर लीजिए, नई बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन वो कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये करना आसान है, ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है। नहाते वक्त इतना ही करना है। आप अगर जब सेकंड बाथ ले रहे हो, टाइम है आपके पास, तो आपने सोप लेना है, उसको दूसरे हाथ से यूज करना है, दैट्स इट। जस्ट क्लोज योर, इवन आप सिर्फ आंखें बंद करके अगर एक टाइम का बात भी हफ्ते में एक बार भी सिर्फ ये महसूस करते हुए ले लेते हो कि पानी कहाँ टैप हो रहा है, कौन से बॉडी के हिस्से पे गया, इस सोप की स्मेल क्या है, और ये किस तरह दिखता होगा, क्या शेप है, जब सिर्फ फील कर लिया, योर सेंसेस गेट एक्टिवेटेड। और पांचों सेंसेस जिसकी पावरफुल होंगी, सिक्स सेंस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, योर ब्रेन गेट फ्रेश्ड। Because because this is a problem which I also face sometimes, and I see a lot of people these days, खासकर ये जनरेशन भी, एंड मैंने देखा है कि ये स्टूडेंट्स में भी आजकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। लोगों को नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, दे आर नॉट, मतलब डीप स्लीप तो बोलते थे, डीप स्लीप भी अभी मुझे लगता है वो भी एक आगे का पार्ट हो गया। लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जो भी है, बट इसको कैसे रिवर्स कर सकते हो, और इसको ब्रेन मैपिंग के थ्रू, लाइक आपकी टेक्निक्स के थ्रू, हाउ कैन पीपल हेल्प, लाइक यू कैन हेल्प पीपल विद योर टेक्निक्स टू स्लीप बेटर? एक तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट से पहले तो ये पता लग जाता है कि आपकी जो सर्कैडियन साइकिल है, जो आपका बॉडी का साइकिल है, वो क्या है, ये पहले पता लग जाता है। जब आपको पता लग जाता है तो आपके पास एक्सेप्टेंस है, और उसके लिए डूज एंड डोंट क्लियर है कि इसके लिए, इस ब्रेन के लिए जरूरी है, इस ब्रेन के लिए जरूरी नहीं है। तो वो तो आपको बहुत क्लियर कट पता लगता है। लेकिन अब फिर भी हमारी ऑडियंस सुन रही है, उसमें हर तरह की ऑडियंस है, हर किसी का टेस्ट तो हो नहीं सकता अभी। हम उनको एक जेनरिक इसके कुछ आंसर्स देते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि हमारे को नींद क्यों नहीं आ रही, ठीक है। एक बेसिक हम 2-3 पेन पॉइंट्स लेते हैं। अगर मेरी फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो कैसे पता लगेगा? आपका हाथ ऐसे चलता रहता है, आप किसी से बात करो, पैर ऐसे हिलते रहते हैं, आपके हाथ में पेन, आप टिक टिक करते रहते हो, आप ऐसे मूव करते रहते हो, ऐसे ऐसे मूव करते हो, आपको ऐसे ऐसे स्विंग करना है, इट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड काइनेस्थेटिक एनर्जी। वो चैनलाइज नहीं है, तो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अब आप इसी एनर्जी के साथ जब आप बेड पे जाओगे तो आप करवट लेते रहोगे, आपको नींद नहीं आने वाली। उससे पहले क्या करना है आपने, ऐसे लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जस्ट डू सिर्फ 50 स्किपिंग कर लो, सिर्फ 50 स्किपिंग कर लो बस, और कुछ मत करो, और सोने चले जाओ, नींद आ जाएगी। वॉक के लिए बोलूंगा, वॉक होनी नहीं है, बहाने 4 होंगे कि सोसाइटी में जगह नहीं है, ये है वो, व्हाट्सएवर, लेकिन स्किपिंग घर पे आप कर सकते हो। यहाँ वॉक भी कर लो, 10 मिनट वॉक कर लो, 10 ब्रिस्क वॉक कर लो आप, और नहीं तो सुपर ब्रेन पावर योगा होता है, उठक बैठक होती है, स्क्वाट्स होते हैं, पुशअप, जो आपके लिए, लेकिन हाँ ऑब्वियसली खाने से गैप रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, वो कर सकते। मतलब एनर्जी आउटबर्स्ट करनी है आपको, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा है, बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, उसको लगता है वो रेस्टलेस फील कर रही है। अब वो व्यक्ति जिनको लगता है कि थॉट्स बहुत आ रहे हैं, बेड पे बैठ के बेचैनी जिसको बोलते हैं, मैं बेचैन हूं, मुझे विचार ही नहीं रुक रहे मेरे, मैं क्या करूं? एक्चुअली में वो थॉट्स का काम था आपको कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना। आपके इमोशंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। अब वो बहुत ही बेहिसाब से आ रहे हैं और आपको अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। या तो आप जर्नलिंग कर लें, आप लिख लें उसको, अब आपको लिखने की पावर मिली तो आप लिख लोगे। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो लेटे लेटे ही आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है और कोई भी रैंडम वर्ड उठा लेना है। जैसे आप लेटे हुए हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप बेड उठा लीजिए। अब उस वर्ड को आप अल्फाबेट में ब्रेक कर दीजिए, BED। अब 20 आप लगाइए, आप उसको अलग अलग वर्ड्स पे। B फॉर बॉक्स, आंखें बंद है आपकी, अब आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो बेडरूम, ब्लैक कलर, जितने भी 20 हो सकते हैं। और वहां से आप आ जाइए E पर, द ब्लैक, फिर आप E पे आ गए, E फॉर एलिफेंट, एनर्जी ड्रिंक्स, व्हाट्सएवर। D पे आ गए, आपने ऐसे अलग अलग वर्ड्स लेने हैं। हुआ क्या, आपकी एंजाइटी का अगर यहाँ लेवल है, लोअर ब्रेन पे आपके कुछ टेंट्रम्स या कुछ इश्यूज हैं, आपने इसको कंस्ट्रक्टिव वर्क पे लगाया तो फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आ गया। तो ब्रेन मेरा जहां हेवे सिचुएशन में था, अब अचानक वो कहाँ आ गया, कंस्ट्रक्टिव वे पे, काम मिल गया उसको। अब आप काम मिल गया तो थॉट्स आने धीरे धीरे कम हो गए। जब थॉट्स कम हो गए तो धीरे धीरे आप स्लीप की तरफ जा सकते हो। आप लास्ट, आप किसी भी तरह के पैटर्न लेके पैदा हुए हैं। भ्रामरी हमारे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसा, अगर आप भ्रामरी कर लेते हो तो आपका किसी भी तरह के थॉट्स हो, हमिंग साउंड के साथ सारे सेंसेस को क्लोज कर लीजिए, आंखें बंद, कान बंद, नाक को थोड़ा सा कम कर लिया और सिर्फ लिप्स को आपने क्लोज किया और टीथ आपस में टच नहीं होने चाहिए और हमिंग साउंड निकाली, 10-12 राउंड कर लिया आपने, दैट इज मोर देन इनफ। तब भी आपको जितने भी विचार आ रहे हैं उनसे आप मतलब आईज क्लोज या ओपन?
इसमें क्या होता है, सारी सेंसेस बंद करनी होती अच्छा, है. ठीक आई विल डू व्हाट यू डू, इट्स वेरी सिंपल. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, पुट योर. अच्छा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऊपर लगानी नीचे लगानी. भाई सीधी साधा बात है, आपको सारी सेंसेस बंद करनी है. ठीक है. कई बार आप बहुत साइंटिफिक चले जाते हैं तो टफ हो जाता है. इसको बंद, ये यहाँ पर या यहाँ पे, जहाँ आपको इजी लगे, यहाँ या यहाँ. ठीक है, अब ये यहाँ पे. अब आपके सिर्फ इनहेल, लिप्स क्लोज, लेकिन दांत टच नहीं करेंगे. अब हमिंग साउंड एक्सहेल के साथ. तो हमिंग साउंड से क्या होगा, आपको यहाँ पे ऊपर, यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देगी. अभी इतने साउंड में क्या होगा, आपके जितने भी एक मंदिर का घंटा बजता है ना, तो आप हिल जाते हो. बस ये घंटा है मंदिर का. ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, एज वी से. योग शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि अगर आप मन को शांत करना चाहते हो तो भ्रमरी करो. और अगर आपको लगता है उसके बाद भी आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत कपालभाति करके भ्रमरी करो, क्योंकि आप पहले अपनी यू एक्सहेल, राइट, क्योंकि फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद आपका फोकस और ज्यादा बढ़ जाता है. तो आप जब भ्रमरी करते हो तो आपको और ज्यादा आप रिलैक्स फील करते हो. बिल्कुल सही यार, भ्रमरी तो चलो हम कर लेंगे, राइट, योगा भी कर लेंगे. आजकल स्मार्टफोन की एडिक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, नींद आएगी कैसे इंसान को? पीपल आर लाइक सो एडिक्टेड टू द स्मार्टफोन्स दैट फोन लेके लेट जाते हैं. अब वो फोन जब तक आंखों में चमक रहा है तब तक तो वो सो पाता ही नहीं है. सद भाई, नींद आ जाती है फोन चलता रहता है तो? फोन चलता है तो आई थिंक वो तो फिर आप फोन के साथ तो कोई भी नहीं सोच फोन के साथ तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो शायद लोग अभी एड्रेस ही नहीं कर रहे उसको. फोन की स्क्रीन कितने इंच की होती है सर? 5.5 6 इंच मैक्सिमम. पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ ऑडियंस को समझना चाहिए. आप टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, दोनों में फर्क है. कई बार हम ना एक्सक्यूज दे देते हैं, अरे थोड़ी देर मोबाइल तो देख रहा हूँ, टीवी तो नहीं देख रहा. अरे वो और ज्यादा नुकसानदायक है. क्यों? When you are on the 5-inch screen, your eyeballs are not moving. Eyeballs जब मूव नहीं करी तो आंखें ड्राई हो गई. अब कहाँ से नींद आएगी? अब आप अगर 43 इंच पे, ये 50 इंच पे, नहीं 50 इंच पे तो आपकी आईबॉल मूव कर रही हैं, चांसेस हैं नींद आने के, थकेंगी आंखें. अब वहां पर जब आपकी आई स्टैटिक होगी, आंखें थकती नहीं है, आपका ब्रेन थकता है, आंखें ड्राई हो जाती है, तो नींद नहीं आती. और ब्लू रेस तो है ही, ब्लू रेस वो तो है. तो ये इतनी सी बात है. मैंने कहा बहुत बड़ा रीजन है कि मैं सोचा कितनी बार कि मैं टीवी पे जब मूवी देख रहा होता हूँ तो लॉट ऑफ टाइम्स, बट फोन पे जब कुछ कर रहे होते हैं तो वो. आपने कितने लोगों को देखा आज तक सो जाए ऐसे? सोते नहीं, फोन रखते रहते, टीवी देखते रहते. फोकस भी तो चेंज हो रहा है ना. डिस्टेंस है, डिस्टेंस में आपकी आईबॉल्स मूव कर रही हैं, आपका फोकस डिवेट हो रहा है. कभी कुछ भी मूवमेंट हो रही है तो आप बहुत बड़े क्या कहते हैं उसको, इट्स अ बिग स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन, राइट, चाहे वो, और डिस्टेंस है सबसे बड़ी चीज. डिस्टेंस है और उसकी फ्रेमिंग, जो आपके पिक्चर्स चेंज हो रही हैं और जो मोबाइल पे चेंज हो रही हैं, वो बहुत अलग अलग तरह से काम करता है. और वैसे भी हम जिस लाइट पॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे ब्रेन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो आप लाइट जला के सो रहे हो तो नुकसान है. आप सारा दिन लाइट में हो, नेचुरल लाइट में हो तो अलग बात है, आर्टिफिशियल लाइट में हो तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान है. आपके ब्रेन पे मेलाटोनिन नाम का एक ट्रिगर होता है जो आपके स्लीप अवेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वही खत्म हो गया और लोगों को लगता तो क्या हो गया, अरे भाई आपकी सिक्स्थ सेंस चली गई, आपकी इंट्यूटिव पावर चली गई उसकी वजह से. अगर वो आ जाए तो आप इंट्यूटिव हो, सिक्स्थ सेंस आपके पास, यू आर ब्लेस्ड. अब समझ में आया मम्मी क्यों बोलती थी कि बुक को, नोटबुक को, जो भी पढ़ रहे हो उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख के करो, फोकस ज्यादा बढ़ेगा. आजकल तो फोन ही चल रहा है उस काम के लिए. अब बहुत सारे लोग एडिक्टेड हैं फोन से, राइट. वन थिंग दैट यू विल गाइड, एक ऐसी गाइडेंस जिससे हम ये फोन की एडिक्शन कम कर पाए. पेरेंट्स परेशान हैं, सब परेशान है, बच्चों को कि फोन की एडिक्शन हो गई है, फोन सुबह से शाम तक हाथ में रहता है. क्या कोई टेक्निक, कोई गाइडेंस जिससे हम ब्रेन को इस तरीके से मैप कर पाए कि हाँ ये फोन की एडिक्शन छूट जाए? मैं ब्रेन की पहले पावर बता देता हूँ और उसको यूज करना है, फिर ऑडियंस को समझ में आएगा. अगर इतनी पावरफुल ब्रेन है जो हम डेली देख रहे हैं लेकिन उसको अनअवेयर है. आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया? थ्रू आउट योर लाइफ, क्या आज तक आपने कभी देखा है कि ट्रेन पे बर्थ पे, चाहे अपर बर्थ है, चाहे मिडिल बर्थ है, चाहे लोअर बर्थ है, कोई आदमी गिर गया सोते हुए? मुझे याद नहीं आता मैंने कभी देखा है किसी को. सुना है मैंने बट देखा नहीं कभी, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग, मतलब बस बहुत रेयर होगा. नहीं, मतलब योर ब्रेन इज सो पावरफुल. आप 6x6 के बेड पे सो रहे हो तो आप पूरा लोटपोट हो रहे हो.
और आप वो 3/2/2/6 की जरूरत पे हो, आपका ब्रेन आपको गिरने नहीं दे रहा. दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन. वो पावरफुल ब्रेन इतना वीक कैसे हो गया? I think that's the power of the subconscious mind, as we say. Yes. द सबकॉन्शियस माइंड इज द पावर ऑफ, अगेन द पार्ट ऑफ ब्रेन. इतना पावरफुल ब्रेन एक मोबाइल की वजह से वीक हो गया? नहीं, हमारी हैबिट की वजह से वीक हो गया. आपको सिर्फ इतना करना है. दो जो प्रॉब्लम इंडिया को वर्स्ट स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, जिसके एक हम डायबिटिक कैपिटल बन गए. डायबिटिक का जो पहला रीजन है वो लाइफस्टाइल है. ये मैं आपको मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ इसका. आपने पूछा मोबाइल कैसे छुड़वाएं, मैं ये नहीं कह सकता कि मोबाइल छूटेगा. इतना कर लिया आपने, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, हर इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट है, इतना कर लो आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. ये मैंने मेरे घर में भी किया है. आपका इनडाइजेशन का पहला कारण, जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो आपको खाना कैसे पता लगता है खाना क्या है? तो मुंह में सलाइवा, लार बनती है. बिल्कुल. व्हाट इज अ सलाइवा? सलाइवा इज अ केमिकल जिससे ब्रेन को पता लगा ये वाला फूड आने वाला है और मुझे वो खाना खाना है ताकि मैं इसको डाइजेस्ट कर दूं. अब मेरी आंखें, मेरे कान टीवी या मोबाइल में लगे हुए हैं, तो मेरा सलाइवा बना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसा फूड है. और मैंने खाना भी कैसे खाया? बिना चबाए खाया, बिना च्यू के खाया, या साइड में रख लिया या निगल गया. तो मेरा इंडाइजेशन बिगड़ गया. आप सिर्फ इतना सा काम कीजिए, उस 8 से 10 मिनट जब खाना खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, स्मॉल मील या मेन मील, उस टाइम के लिए कोई गैजेट नहीं, बस इतना सा काम, आपका डाइजेशन पावर इंप्रूव. आपके पास एक डिसिप्लिन करने का रीजन कि एटलीस्ट वी शुड रिस्पेक्ट द फूड, उस एंगल से भी, एटलीस्ट फॉर आवर सेक ऑफ आवर ब्रेन, उसकी वजह से भी. तो हमने जो गलतियां की उतने से भी करेंगे तो हमें बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगा. इतना कर लें तो मुझे लगता है फोकस भी आ जाएगा. I think the first half of the podcast, I would definitely recommend this podcast to my nephews, nieces, हाँ, जितने भी seriously. रिश्तेदार हैं और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, बहुत राइट, जरूरी है. कि ये पॉडकास्ट जरूर देखें. बिकॉज ब्रेन को रीमैप करना, जो टेक्निक्स आपने बताई हैं, उन टेक्निक्स को डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना, इन छोटे छोटे हैबिट्स और इन छोटे छोटे चेंजेस से आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव कुछ. आएगा. बिल्कुल. बट कहीं ना कहीं जब मैं सोचता हूँ कि यार हमने अभी स्टूडेंट्स, बच्चों के बारे में तो बहुत सारे डिस्कशंस कर लिए, बट वी ऑल हैव फ्रेंड्स हु आर इन देयर Professionals. मिड 20s एंड 30s, राइट. एंड ये जो पार्ट हम करने वाले हैं ना, ये जो सेकंड सेक्शन है, ये मेरे ख्याल से हमारी लाइफ्स में भी और लोगों की लाइफ्स में भी एक इम्पैक्ट लेके आएगा, जिससे हो सकता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद थिंग्स विल चेंज फॉर देम. डेफिनेटली चेंज. आपने एक बात बोली थी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, दैट्स कॉल्ड द मिड लाइफ क्राइसिस, एंड एवरी प्रोफेशनल नाउअडेज इज गोइंग थ्रू इट. एग्री. आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आज के समय में प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, 20s 30s, लेट 30s में भी जो लोग हैं, क्यों परेशान है, क्यों फोकस नहीं कर पा रहे, क्यों उनको मिड लाइफ क्राइसिस हो रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा? मतलब इन अ वे कि यंगर जो फ्रेशर वाला जो 20 अर्ली 20s और वो वाली जो जनरेशन है जिन्होंने अभी कॉर्पोरेट लाइफ अपनी स्टार्ट करी है, राइट, वो अपने मैनेजर्स को बोल रहे हैं वी आर डिप्रेस्ड, हम आज आ नहीं सकते, वी आर मेंटली एग्जॉस्टेड, एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी हो रही है. Anxiety. मतलब ठीक है, आई एम नॉट डीमीनिंग द मेडिकल और द मेंटल टर्म्स, बट हमारा ये एकदम से इतना शिफ्ट क्यों आया जो पहले नहीं था? आपको मैं एक बहुत सरप्राइजिंग सी बात बताता हूँ. क्या आपको मालूम है ऑक्सीजन के अंदर, अच्छा हमारी बॉडी में क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीजन है, राइट. एनवायरनमेंट में क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है. हम्म, अगर 2 मैग्नेट्स को लगा दिया जाए और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाए तो वो दोनों के बीच में फिक्स हो जाती है, नाइट्रोजन नहीं होती है. ऑक्सीजन में जब मैग्नेटिक पावर है तो हमारे अंदर क्या है? ऑक्सीजन, वो पानी के थ्रू भी मिल रही है और हवा के थ्रू भी मिल रही है. तो हमारे मैक्सिमम बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन है और मैग्नेटिक पावर है, और अगर मैं इस तरह के गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, एंजाइटी, डिप्रेशन या ट्रस्ट इश्यूज, विश्वास नहीं है किसी भी तरह के, तो पहली बात तो सामने वाले पे है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को छेड़छाड़ कर ली, उसको आपने गलत फीड कर दिया है, उसकी वजह से आप पहले ही डेप्लिसिट हो चुके हो. तो पहली तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्योंकि बच्चा नहीं बोल रहा, जितने अब वर्किंग प्रोफेशन या ये जो 20 से लेके 40s के बीच की है, वो बहुत बोल रही है, नेक्स्ट लेवल का उसको कंप्लेंट्स हैं. एग्रीड, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि प्रॉब्लम है, बट उसको जितनी बार एड्रेस करोगे क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं. तो पहला इतना सी रिक्वेस्ट, ये दिन में आप 7 days का चैलेंज ले लो कि मैं अगले 7 दिन तक
किसी के लिए गॉसिपिंग नहीं करने वाला, और इस तरह के वर्ड एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं बात करने वाला। आपको अपने में चेंज दिख जाएगा। व्हाई? क्योंकि ऑक्सीजन में अगर मैग्नेटिक पावर है तो वो अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, नेगेटिव नहीं बोल रहे, तो वो भी तो अपने आप को एम्पावर करेगा। इतना सा कर लीजिए। अब मिड लाइफ क्राइसिस क्या है जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी जितनी भी समझ है या अपना एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से मिड लाइफ क्राइसिस सिर्फ इतना सा है, आपने XYZ अपना एम बनाया जी, उस एम के लिए आपने काम किया, उस एम के चक्कर में आपने क्या किया, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं और बाइक में पिछले टायर में हवा कम हो गई जी, अब पिछले टायर में हवा कम होगी तो आप क्या होगा, आप आगे आगे उस टंकी पे बैठ गए, सारा प्रेशर किस पे आ गया, अगले टायर पे आ गया जी। अब आपको राइड का मजा नहीं आ रहा, एवरेज भी गई, माइलेज गई, बाइक की परफॉर्मेंस गई, और जिसके लिए आपने शौक के लिए बाइक ली तो वो भी खत्म हो गई जी। करना क्या था, दूसरे टायर में हवा भरनी थी, इतना ही तो करना था। तो मिड लाइफ क्राइसिस भी वही है, आपने अपने करियर के चक्कर में जो आपका ब्रेन मिला है आपको, वो मिला था बहुत सारी चीजों के लिए, आपने अपनी हॉबीज पे, पैशन नहीं, यहाँ वर्ड अलग है, पैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉबीज को ही अगर पूरा कर लेते, हो सकता है आपको बात करना पसंद हो सकता है आपको टच पसंद हो किसी दोस्त का, हो सकता है आपको सिर्फ कलरिंग करना पसंद हो सकता है आपको मंडला आर्ट करना पसंद हो सकता है म्यूजिक, आप सिर्फ इतना ही कर लेते तो गाड़ी के दूसरे टायर में हवा भर जाती, तो मिड लाइफ क्राइसिस ही नहीं आता। आप उतना कर लो, आपको हफ्ते में एक दिन मौका मिल रहा है, जिसके लिए इतना भाग रहे हो ना भाई, उसके लिए कम से कम ब्रेन तो फ्रेश चाहिए, और जब वो आएगा आपके पास तब तक बहुत कुछ चीजें जा चुकी होंगी। तो आप हॉबीज पे काम कर लो और हॉबीज को आइडेंटिफाई कर लो, नहीं तो टूल की हेल्प लो, बहुत सारे टूल्स हैं, अपनी पर्सनालिटी को समझो, उसमें से निकालो कि मेरे हु एम आई, पिछले 5000 साल में ये तो सीख रहे हैं सारे, जद्दोजहद इसी बात की है, हु एम आई, अपने बारे में पता नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल, देखा दिखाई में, हो सकता है पीयर प्रेशर में, हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं, कुछ भी है, लेकिन अब समय आ गया है, लेवल डिस्ट्रैक्शन का हाई है, अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस खत्म है, फिर उसके बाद मान लिया आपकी बात मैंने, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता आप जब ऐसे पूछते हैं मुझे लगता है आपको खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है। हूँ। कंपटीशन इतना है, एग्री, ठीक है, सबकी हालत खराब है, बिल्कुल है, ऑफिस जाओ, दुकान चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 200% देना पड़ता है अपना, बिल्कुल देना पड़ता है, 100 तो 100% सब दे रहे हैं, बिल्कुल, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हैं, 100% तो सब दे के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कंपटीशन का क्या करेंगे, 200% कैसे देंगे? जो लोग मुझसे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल वो भी कर रहे होंगे, बट मुझे भी तो आगे बढ़ना है, ऑब्वियस है ना सर, मेरे को भी चाहिए। कितना कंपटीशन है, इसको अपने सिंपलीफाई करें कंपटीशन हाँ। को। इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री लेना आसान है? अच्छा, एंट्री लेने के बाद क्या 11 में टिके रहना आसान है? बहुत मुश्किल है। अच्छा, 11 में आ भी गए आप, हाँ, और आप 2 मैच खेल गए, क्या तीसरे मैच में वापस आना आसान है? परफॉर्म नहीं किया तो परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म करने के बाद भी नहीं है सर। हाँ, वो वैसे भी आप तो बहुत सारे ना, नहीं है, मान लिया विराट कोहली है, नहीं है, MS धोनी, राइट, विराट कोहली ने अपने आप को इतना 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 ट्रेन किया, रिप्लेसेबल ही नहीं है वो जी। आप रिप्लेस करके दिखा दो। मेरा सवाल आपसे, जब कंपटीशन इतना टफ है तो आपको नहीं लगता कि ब्रेन की पावर उतनी टफ होनी चाहिए? बिल्कुल आपको होनी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, यहाँ हमारी गलती हो सकती है कि आप मेरे पास आए और मैं आपने बताया कि सर मेरे साथ XYZ प्रॉब्लम है, और हमने आपको रिकमेंड किया, सर एक काम करो, आप ना 1 घंटा डेली योगा करो। ठीक है, भाई जो सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है, रात को 9 बजे घर घुस रहा है, हम्म। वो कहाँ से 1 घंटा योगा कर लेगा? हाँ, तो सवाल तो वही है, हाँ, सवाल तो वही है, वही है। वही तो मैं- बात फंस रही है कि कहाँ से हॉबीज पूरी करूं मैं अपनी, कहाँ से मेंटल पीस लेके आऊं, कहाँ जाऊं मैं, वेयर डू आई गो, व्हाट शुड आई डू, मैं कैसे मंडला आर्ट करूंगा? ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये बताता है कि जो अभी तक हमने टेक्निक सीखी, वो टेक्निक का काम क्या है? दैट इज लेस देन 1 मिनट, दैट इज अ पावर ऑफ 1 मिनट। दिन Wow. में 1 मिनट तो है, आपको नहाते समय तो समय है, आपको गाड़ी में चाबी लगाते समय तो है, टूथब्रश करते हुए समय है आपके पास, बुक रीड करते हुए समय है। इफ यू आर क्लियर कि मुझे ब्रेन की पावर बढ़ानी है, तो फिर टेक्निक तो ऐसे हजारों हैं जो 1 मिनट में आपकी ब्रेन की पावर टर्न अराउंड ये कर जो आप देंगे। 1 मिनट जो- कॉन्सेप्ट है, ये बता दो आज तो, यही बता दो आप, जो See, सारे वर्किंग right. प्रोफेशनल्स हैं, हम्म, आई थिंक जो मेजर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक बहुत अच्छा टाइम होता है मेट्रो में, हाँ, बिल्कुल है। जहाँ वो गाड़ी नहीं चला रहे, मतलब दे हैव देयर टाइम टू देमसेल्व्स, जब Agreed. वहां पे वो लोग कैसे अपने ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे रिवर्स रीडिंग है,
क्या रिवर्स रीडिंग के लिए किसी भी तरह का कोई आपको एक्स्ट्रा टूल चाहिए? नहीं, क्या 1 रुपए का भी खर्चा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। आपने दिन में 2 बार कर ली, आप 2 बार दिन में 30 सेकंड के लिए थॉटलेस स्टेट में आ गए, राइट। आपने ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ा लिया। आप बैठे बैठे आपको सिर्फ अपने सर्कल डॉट करना था। आप ऑफिस में बैठे हैं या आप मेट्रो में हैं, आपके पास अभी 5 मिनट है, इवन आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उससे पहले ब्रेन को चार्ज करके जाओ। आप घर से बाहर निकलते हो, मोबाइल चार्ज करके निकलते हो, ब्रेन को चार्ज कर लो। कैसे करना है ब्रेन को चार्ज? जैसे आपने सर्कल डॉट किया, आपने एक हमें अभी एक और एक्टिविटी सीखते हैं हम, बस इतना ही करना। हाँ, इतना सा भी आपने जो लिखा वो ब्रेन में तो गया। आपने बनाया क्या? सर्कल बनाया और कॉन्शियसली बीच में डॉट लगाया। आपने ब्रेन को बताया कि ऐसे सर्कल बनेगा, डॉट बनेगा, सर्कल बनेगा, डॉट बनेगा, और नीचे नहीं जानी चाहिए प्लेन पेपर पे। तो आप ये देखना, आपका कॉन्फिडेंस अपवर्ड जाता है। दैट इज बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस। फिर भी आप कह रहे हो तो हम एक और एक्टिविटी सीख लेते हैं जी। अगर इंटेंट है सीखने का तो ऑब्वियसली हम कर ही लेंगे इसको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपने लाइक वी आर हैविंग बोथ हैंड्स, ये मालूम है कि इस हैंड से ये वाला हैंड ब्रेन कनेक्टेड है, इस वाले से ये वाला कनेक्टेड है, तो हमें इस ब्रेन को तो चार्ज करना है। इस हाथों से भी कर सकते हैं। नाउ मेक अ विक्ट्री फ्रॉम दिस हैंड, टर्न अराउंड, मेक अ विक्ट्री, मिडल टू फिंगर्स, मेक अ विक्ट्री, मिडल टू फिंगर्स, बन गया। जस्ट चेंज लाइक दिस। थोड़ा just change जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। that is the point, it's looking, ये तो ओका है। ये तो ओका है। बहुत Like, अच्छा है। actually it's difficult. This Now, and okay, now make it simple. Okay, now make a victory from both hands like ये this. तो वो हो गया। झील दबान सब डाउन। Make a victory from both hands like Okay. this. Now just close it. Close. Off, on, off, on, off. कहीं दिक्कत आई? मसल्स मेमोरी में था, ब्रेन को कुछ मजा नहीं आया। रोज करते हो आप, आपको कोई दिक्कतें नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे ब्रेन को टफ काम दिया, मेक ए विक्ट्री फ्रॉम योर राइट हैंड, मेक ए विक्ट्री फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, बट टू मिडल टू फिंगर्स। नाउ जस्ट शिफ्ट। ब्रेन को पता लगा, अब आप लॉजिक समझना, मैंने मिडल टू फिंगर्स बनाई राइट से, हाँ। लेफ्ट ब्रेन को पता लगा लेफ्ट से बनानी है भाई। इससे बनाई फर्स्ट टू फिंगर्स, राइट को पता लगा फर्स्ट टू फिंगर। एक ही बार में ब्रेन को 2 काम। ब्रेन कैसा है? रबड़ जैसा, स्ट्रेच हुआ, ताकत लगी, चेहरे पे स्माइल आ गई। अरे वाह। ब्रेन का नियम है, यूज इट और लूज इट, बस सिंपल है। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है ब्रेन को। ब्रेन ना, जैसे लड़कियां ना बालों पे रबड़ लगाती हैं, चोटी में लगाती हैं, उस रबड़ का एक खासियत है, यूज मत करो उसको आप, कुछ टाइम बाद वो श्रिंक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, और उसको डेली यूज करते रहो, उसकी लाइफ 5 गुना हो जाती है। ब्रेन वैसा ही है, यूज करोगे तो काम आएगा, नहीं है तो स्टैटिक नहीं है, वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो डिक्लाइनिंग है फिर वो। तो आप, मैं चलो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं होगा, लेकिन आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। क्या आपने किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी एक्टर को आपने डल देखा है? स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में भी मुस्कुराते रहते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्या वो बूढ़े नहीं हो रहे? अब फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं उनका खाना अच्छा है। भाई तुम्हारे पास भी पैसे हैं, तुम खा लो, खाने की बात नहीं है। पॉलिटिशियन को हर साल चुनाव लड़ना है, रोज नए लोगों से, रोज तिकड़म लड़ानी है, उनको कुछ ना कुछ नया करना है, किसी से बात करनी है। मैं तो उनसे हाईली इंस्पायर हूं, जिससे आज बिगड़ी अगले दिन उससे दोस्ती है। क्या आप में इतनी पावर? एक्टर्स रोज नया सीख रहे हैं, कभी वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी कोई किसी को, मतलब हर तरह के रोज कपड़े। आप कपड़े रोज नहीं खरीद सकते, नया तो आप भी सीख सकते हो, रोज नए कैरेक्टर में जा रहे हैं। कैरेक्टर में, मतलब यू आर मेकिंग योर ब्रेन रियली फ्रेश डेली, हर बार नया। ब्रेन की डिमांड है, और मैं हर बार बोलता हूं, और न्यूरो साइंस बोलती है, ब्रेन को वो दे दो जो उसकी जरूरत है, और फिर जो मर्जी ले लो जो आपको चाहिए। तो वो जिन है, उसकी भूख पूरी कर दो, उसकी ये भूख नई लर्निंग, और फिर आप जो मांगोगे वो मिलेगा। आपकी 1 मिनट वाली जो टेक्निक है, एक बार 1 मिनट टेक्निक भी मैं चाहता हूँ कि सारी ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए, सो दैट पीपल कैन फॉलो दैट टेक्निक एंड चेंज देयर लाइव्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, स्पेशली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। डेफिनेटली एक बार अच्छे से हम उसको एक बार और समझते करते हैं। इसको हम 2 तरह से करते हैं, 2 हम सीखते हैं, क्योंकि आका मुझे दिख रहा है कि आपकी ऑडियंस आपसे बहुत कनेक्टेड है, और आप ऑडियंस के लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो लेट्स डू, हम बाय 1 गेट 1 के साथ एक और फ्री। ओके, पहले हम क्या करते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं। दोनों हाथ हमारे दोनों ब्रेन से कनेक्टेड है, राइट। हमने दोनों ब्रेन की अलग अलग एक्टिविटी करनी है, और दोनों हाथों से। आप पहले 5 बनाओ, इससे बनाओ 1। ओके, अगर इसको मैं ऐसे ही बंद करूंगा और ऐसे ही खोलूंगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा। बट व्हाट यू हैव टू डू, you have to shift
जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन को 2 मैसेज जा रहे हैं, दोनों मैसेज अलग अलग हैं और मेरी बॉडी को मेरी बात माननी पड़ेगी। अब शिफ्ट 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 कंफ्यूज हो गया। जितना आप उसको काम देते जाओगे उतनी देर तक आपके चेहरे में स्माइल आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन का काम मिला, वो काम मिलते वो खुश हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मोर टफर, मेक ए विक्ट्री फर्स्ट 2 फिंगर्स, मेक ए विक्ट्री फ्रॉम योर लेफ्ट टू मिडिल 2 फिंगर्स। ठीक है, अपनी तरफ कर लिया। नाउ जस्ट शिफ्ट। अगर इसकी जो फर्स्ट 2 फिंगर हैं तो ये इसके रिवर्स होगा, ये इसके रिवर्स, ये इसके रिवर्स, ये इसके रिवर्स, इसके रिवर्स, इसके रिवर्स, चेंज चेंज चेंज। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन से हमने पहले भी बात करी थी। मैंने चेंज किया तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक फ्रेंडशिप गई, उसके कनेक्शंस बढ़े, और जितने ज़्यादा कनेक्शंस उतने स्ट्रांग आप। तो ये तो वही बात होगी, मैंने कहीं पे पढ़ा था बहुत समय पहले कि ये जो इट्स लाइक अ शायरी कि ये जो उलझने हैं उनको सुलझा लो और अपने जीवन को और हंसी बना लो। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जितनी ज़्यादा जल्दी आप सुलझा लोगे इसको, मैं तो ये बोलता हूँ प्रॉब्लम कभी कम होनी ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम है तो आप उतने स्ट्रांग हो, स्ट्रांग उतने आपके मतलब लाइफ में उतना ही आपके मजा है अगर आपका ब्रेन ताकतवर है तो। क्योंकि आपके साथ इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गई और इतनी अच्छी टेक्निक्स, एक प्रॉब्लम है वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा बट एक सवाल है जो हर, जैसे ही आप शायद कॉलेज पास करते हो, अपने करियर स्टार्ट करते हो, वहाँ से लेके अपनी रिटायरमेंट तक, एटलीस्ट रिटायरमेंट तक तो मैं मानता हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुझे नहीं पता अगर लोगों के साथ है कि नहीं है, आपसे हर जगह हर थोड़े टाइम बाद एक सवाल पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके पास, जो अपनी डे टू डे लाइफ में इतने ज़्यादा इनग्रोस्ड है, उनको आगे के 3 दिन का नहीं पता होता वो 5 साल के बाद का क्या सोचे। एग्रीड, 100% ट्रू। ठीक है, और आप एक हेल्दी प्रोफेशनल या एक हेल्दी ह्यूमन होने के लिए आपके पास वो एक प्लानिंग होनी चाहिए। 5 साल नहीं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल एटलीस्ट आपको आगे की आपकी विजन होनी चाहिए फॉर ग्रोथ। ये तो मेरे ख्याल सारे मानते हैं कि आपके पास एक फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए ग्रोथ को। क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनके पास जो उस विजन को नहीं, दे कैन नॉट इनकलकेट दैट विजन ऑफ सीइंग देमसेल्फ नेक्स्ट इन कमिंग 5 years, कि वो 5 साल बाद कैसे होंगे, वो अपने ये 2-3 दिन वाले रूटीन से कैसे बाहर आए, उसको कैसे पैटर्न को ब्रेक करें। पहले तो जब हम रूटीन की बात कर रहे हैं, यानी कि उनके पास वो फ्लो में चल रहे हैं, और जब तक फ्लो चल रहा है तब तक वो चल रहा है, तो उनके पास इतना भी इस समय कहने के लिए जो वो वर्ड यूज़ करते हैं कि टाइम नहीं है, जो कि मना किया जाता है, इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। कि ये वर्ड न्यूरो साइंस के बेस पे मना करते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। अगेन ऑक्सीजन मैग्नेटिक पावर लेके पैदा हुआ है अपना, तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं। ये वर्ड मतलब नेगेटिव वर्ड्स हैं ये। व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि आपके पास टाइम नहीं है, दैट इज़ अ ब्लंडर एक्चुअली। एंड देयर इज अ मिथ कि यू शुड डू टाइम मैनेजमेंट, इट्स नेवर, इट्स अ माइंड मैनेजमेंट। आप कितनी जल्दी माइंड मैनेज करते हैं, जितनी जल्दी माइंड मैनेज करते हैं आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई, इट्स नॉट अ बिग टास्क। फिर भी मेरी एक हाईली रिकमेंडेशन रहेगी, होना तो ये अर्ली एज में चाहिए, लेकिन अगर आप जिस भी एज में बैठे हैं, आप अपना एम तभी तो डिसाइड कर पाओगे जब आपको ये पता होगा आप हो कौन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको बहुत सारे आपको आसपास स्पीकर मिलते होंगे, जो ट्रेनर्स होंगे या वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, उनके लिए ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा। किसी एक के लिए ना रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन नेक्स्ट लेवल की इंपॉर्टेंट है, पैसा सेकेंडरी है। अब वो बंदा बोल रहा है पीयर प्रेशर में आकर कि मैं तो इस एम तक पहुंच जाऊंगा, यहां तक मुझे पहुंचना है। अंदर इंटरनली क्या है, अच्छा वो पहुंचने के बाद खुश क्यों नहीं है, फिर पहुंच गया तो, क्योंकि इंटरनली डिमांड क्या थी, रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन। वाइसे वर्सा, एक व्यक्ति को रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन से ज्यादा अपना पैसा, लॉजिकल एनालिटिकल वो स्किल ज्यादा थी, उसको लगता था मुझे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को इतना बैंक बैलेंस चाहिए। अब उसको मिल रही है रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन, उसको पोस्ट दे दिया आपने, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पावर दे दी आपने, उसको मजा नहीं आ रहा। इसलिए वजह से तो कई बार IAS बनने के बाद भी लोग जो ड्रॉप कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी लोग छोड़ रहे हैं इस काम को, बिजनेस कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ब्रेन की एक्चुअल पावर नहीं पता। वो पता कर लो। ये मुझे लगता है ये विजन जितना आपका क्लियर होगा ना,
उतना आपके पास क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी उतना आपकी स्ट्रॉन्ग आपके पास ग्रोथ है आपकी। इसी कॉन्सेप्ट में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट आता है माइंड बॉडी रिलेशनशिप का। ठीक है, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा प्रीच करता हूँ, और मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ। माइंड बॉडी रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मैं आपको माइंड बॉडी और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बहुत जल्दी स्टूडेंट्स भी और जितने वर्किंग प्रोफेशनल जिन्होंने कभी एग्जाम दिया है उनको बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल मिल जाएंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, या नीट का पेपर दिया, या इंजीनियरिंग का पेपर दिया, जेई का दिया। आप जब एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप कितने रिलैक्स्ड हो 3 घंटे में, और आपके कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ के आपके दिमाग में आंसर आया, आंसर समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसको पेपर पे लिखा। तो 4 प्रोसेस हैं। अब वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लंडर मिलेंगे। उसको आंसर बोलते हुए सही है, वो बोल रहा था कि मुझे ए पे टिक करना है, उसने बी पे टिक कर दिया, बी पे टिक करना था, डी पे टिक कर दिया, और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। व्हाई? बिकॉज ब्रेन में और टंग में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, ब्रेन में और हैंड में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया, इग्नोर कर दिया हमने। करना क्या था? अच्छा, दिमाग में पावर थी, बंदा लायक था तभी यहाँ तक पहुंचा, लेकिन रिप्रेजेंट करना नहीं आया, तो करियर नेक्स्ट डायरेक्शन में चला गया। अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है हर पर्सन पे। तो आपका डायरेक्शन सिर्फ इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि आपका ब्रेन और हैंड में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब आप कर रहे हैं माइंड बॉडी की, आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। उसके लिए मुझे लगता है जितना आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो उतना आप स्ट्रांग हो, जितना आप। अच्छा, व्हाट इज अ डिप्रेशन? डिप्रेशन मीन्स आप पास्ट पे जा अटके हुए हो, पुराने गिल्ट्स, पुराने डिसीजंस, पुराने कुछ पेन, एंजाइटी। आप हमेशा बार बार फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आपकी लाइफ किसमें? प्रेजेंट में। अब कहने से प्रेजेंट में तो नहीं आओगे। राइट। यहाँ पे आपने ना एक बहुत अच्छी बात सुनी होगी, गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं। चलिए आज आपको न्यूरो साइंस बताते हैं इसके पीछे की। आप सच में वर्किंग प्रोफेशन हो और आपका इंटेंट है कि आपको अपने आप को ग्रो करना है। अब इंटेंट की बात आ रही है, आपने कहा टाइम नहीं होता, नहाने का टाइम है। अच्छा, गंगा स्नान में ऐसा क्या हो जाता है? ऑब्वियसली गंगा जी की जो अपनी वैल्यूज हैं वो तो है ही, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? आप जब ठंडे पानी में जाते हो, क्या उतनी देर में उस 1 सेकंड के लिए आपके दिमाग में कोई थॉट आता है? आप फ्रीज हो जाते हो और आप थॉटलेस हो जाते हो। और भगवान क्या बोलते हैं, न्यूरो साइंस क्या बोलती है, जब जब आप थॉटलेस हो आपका ब्रेन ऑप्टिमम है। अब आप जब नहा रहे हो, ऐसा तो हो सकता है समय निकाल लो आप घर में एक ठंडे पानी का बाथ ले लो, बर्फ डाल ली और एक बार एक मग्गा ही डाल लिया, इतना अगर आपका इंटेंट है तो उस 1 सेकंड के लिए किस में आ गया आप? आपका ब्रेन, माइंड और बॉडी में 1 सेकंड में कोऑर्डिनेशन। तो ये आप कर सकते हो। आपने हर हर गंगे कर दिया, और सब ये मतलब ये कोल्ड शावर के पीछे का वो है। That is the reason. एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर हमको कोई बिठा के, किसी भी इंसान को बिठा के उसके ब्रेन को मैप कर दे कि सोचो कि आप गंगा स्नान कर रहे हो और इससे कुछ नहीं होने वाला। जितने पाप धो के आया होगा वो सब के सब वापस उसके बॉडी के अंदर आ जाएंगे कि यार इसमें प्लेसिबो इफेक्ट तो है ही ना। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट तो है ही ना। मतलब ठीक है, हम कह रहे हैं गंगा जी बहुत पवित्र है, ठीक है, द रिवर इज प्योर, पायस एंड इट हैज अ डिवाइन कनेक्शन। वो तो चेरी ऑन द केक है, आप वो कर लेते हो तो वो तो उससे तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका एक पर्पस भी तो है। ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम तो यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं, ब्रेन पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल सही कह रहे हो। बिफोर वी मूव टू द आवर फेवरेट सेक्शन ऑफ रैपिड फायर, उससे पहले मेरे दिमाग में ना बड़ी वही आ रहा हूँ वापस। राइट, सो माय पॉइंट इज दैट आपका फिंगरप्रिंट एनालिसिस जो टेस्ट होता है, ठीक है, इट्स फेमस एंड ट्रेंडिंग अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। उसके बारे में ना मेरे पास कुछ सवाल है। प्लीज, मैं रैपिड फायर की तरह ही थोड़ा सा शूट करूंगा। क्या ये हर इंसान के लिए काम करता है? 100%। क्या इस टेस्ट को करने के बाद इंसान की जिंदगी बदलती है? इफ यू आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली। क्या ये टेस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों करा सकते हैं? अगर ब्रेन है तो करा सकते हैं। और अगर ना हो तो? ब्रेन नहीं है तो फिंगरप्रिंट्स नहीं है। दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय न्यूरोसाइंस। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए? नो, इफ यू हैव गॉट अ फिंगरप्रिंट एट द एज ऑफ मतलब 1 day,
तो वो आपके थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप इस धरती पे, तब तक वैसे रहने वाले हैं। अगर किसी इंसान को अपना करियर स्विच करना हो, हम्म। क्या इस एनालिसिस से वो आइडेंटिफाई कर सकता है या अपने करियर पाथ्स को चेंज कर सकता है? आपको आपके बिहेवियर के बारे में पता लगता है इससे, आपको आपका लर्निंग स्टाइल के, आपको हिडन स्ट्रेंथ। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी ना वीकनेस ओपन है सबके लिए, स्ट्रेंथ्स आर हिडन। स्ट्रेंथ्स को आपको पता लगता है कि हु यू आर, आपकी वीकनेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों का पता लगता है, हु यू आर, फिर आपको एक्सेप्टेंस आती है, उसके बाद जब आपको एक्सेप्टेंस है वो भी अनबायस्ड अप्रोच से, क्योंकि हम आपसे सवाल तो पूछ ही नहीं रहे, ब्रेन को बता रहे हैं ब्रेन के बारे में, और फिर बनता है आपका एक्शन प्लान, इस ब्रेन के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियसली यू कैन। हम बार बार करियर, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, राइट? ब्रेन इन्फिनिटी इज ऑल्सो अ ब्रांड दैट प्रमोट्स करियर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग, बट क्या ये फिंगरप्रिंट एनालिसिस वो लोग भी करा सकते हैं जिनको करियर के अलावा, प्रोफेशनलिज्म, स्टडी, इन सब चीज़ों के अलावा और चीज़ों के बारे में जानना है? आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। रिलेशनशिप, अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं जो आ रही है, इनके पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस की वजह से 2-3 इश्यूज साथ साथ अपने आप आ रहे हैं, ठीक है? वो है ट्रस्ट, वो है आपका पेशेंस लेवल कम होना, वो है आपकी फिजिकल अर्ज का ज़्यादा बढ़ जाना, आपकी एनर्जी को डेप्लिसिट हो जाना। वो सारी इश्यूज यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आपको रियल में ये पता लगता है हु यू आर। और अगर आपको पता लगाना है अपने पार्टनर के साथ, तो आपका बिहेवियर और आपके पार्टनर का बिहेवियर मैच करता है क्या? अगर वो मैच करता है तो आप क्या करोगे, आपका वो शिद्दत वाला अगर प्यार है तो आप छोटी मोटी कमियों को, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उसको बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे याद आ गया, मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा केस था। हमारे पास एक कपल आया और कंप्लेंट क्या थी, जो रूटीन के झगड़े होते हैं, इनका कहीं चक्कर है। अच्छा जी, कैसे पता लगा आपको जी? कि मैं इनको फोन करती हूँ, ये मेरा फोन काट देते हैं। तो मैंने पूछा शक। अब शक का इसका रीजन जब हमने ब्रेन मैप किया तो पता लग गया। उसके बाद क्या टर्न अराउंड हुआ वहां से आपको मैं आपको 2 केस बताऊंगा साथ में इसके। तो हमने पूछा सर से, क्या दिक्कत है? फिंगरप्रिंट टेस्ट हम ले चुके हैं। वो कहते भाई मैंने जब फोन काटा, इसका क्या मतलब है? मैं बिजी हूँ। क्या मैंने तो बोल दिया? मैंने कहा कब बोला? क्या मैं तो मान के चल रहा हूँ। क्योंकि वो पर्सन लॉजिकल था। लॉजिकल माइंड क्या करता है, अपने आप को कम्युनिकेट कर देता है और ये मान के चलता है यार ये तो कॉमन सेंस है यार, ये तो पता ही होगा इसको। अच्छा, इधर से जो मैम थी वो होम मेकर थी और बाई चांस वो लॉजिकली कम होकर इमेजिनेटरी ज्यादा थी। तो उनके इमेजिन में क्या आया, अच्छा लॉजिकल तो थी नहीं, तो वहां पे वो क्या कर रही थी, इन्होंने फोन काटा, कहीं तो बैठे हैं, विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, कुछ तो पंगा है। दोबारा किया, पेशेंस तो है नहीं, दोबारा किया, फिर काटा, कुछ हो तो नहीं गया, कहीं फंस तो नहीं गए, किसके साथ होंगे, आज आके इनकी शर्ट चेक करूंगी। तो वहां से अच्छा वो जितना मर्जी आके एक्सक्यूज दे ले, मैं मीटिंग में था भाई ऐसे, क्योंकि मेरा पैटर्न अलग है। अच्छा, जैसे ही हमने ये रिप्रेजेंट किया कि सर देखो मैम का सोचने का तरीका ये है, मैम को बताया सर का सोचने का तरीका ये है, एक्सेप्टेंस ये आ गई कि इंटेंट नहीं है। अब इंटेंट नहीं है, अनबायस्ड अप्रोच है। मैंने तो पूछा नहीं आपसे कि आप क्या करते हो, आपसे नहीं पूछा। अब उनको ये पता लगा अच्छा ये ब्रेन ऐसा करता है। फिर एक, क्योंकि मुझे रिश्ता निभाना है तो मैंने अपने आप को रीवायर किया और मानना शुरू किया। तो यहाँ से चीज़ें चेंज हो गई। तो यहाँ से फ़र्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप। ये खाली कपल्स का नहीं है। हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग केस था, वो 43 की एज में हमारे पास आए थे और लेके आए थे अपने बच्चे को कि बच्चा हमारा हाइपर एक्टिव है। अब उनका जब हमें और डीप में पता लगा तो उन्होंने 5 साल पहले बच्चे को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था तो उनके मन में गिल्ट था कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बोला नहीं उन्होंने, लेकिन मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। दोनों कपल है ना, हस्बैंड वाइफ। अब वो गिल्ट भी है कि अडॉप्ट कर लिया, हमसे डील नहीं हो रहा, अब क्या करें हम, और बच्चे के ऊपर ब्लेम जा रहा है कि वो हाइपर एक्टिव है। हमने बच्चों को रखा साइड में, पहले आप अपना टेस्ट कराओ। हमने टेस्ट किया दोनों का, पता लगा मैम के साथ जब हमने टेस्ट किया तो कुछ सारे इश्यूज थे, वो रिपोर्ट से पता लग गया स्ट्रेस एक्यूमुलेट है, ये है वो है। तो एनर्जी 43 में ऐसा क्या होगा कि आपकी एनर्जी खत्म होगी, ऐसा प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है अगर कोई बीमारी नहीं है तो हमने जब उनको सिर्फ इतना सा रिकमेंडेशन किया कि आपने, मैं हॉबी का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि वो अब रिनाउंड पर्सन है, तो उनको हमने एक ये वाली हॉबी को आपने कमर्शलाइज करना है बस। सर ने कहा हमारे घर में अलाउ नहीं है। मैं कहा फिर बच्चा छोड़ दो। तो हमें थोड़ा ब्लंट होना पड़ा, सर मान गए। अब उन्होंने उस हॉबी को कमर्शलाइज किया, चीज़ें टर्न अराउंड हो गई, क्योंकि मेरी हॉबी की वजह से मेरी इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी दिखती है। मैंने मेरा पैसा कमाया, मेरा अवार्ड आ गया यहाँ पर, अब मेरा खुद से मेरा फ़ोन खरीदा, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मेरी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई। अपलिफ्ट होते मेरे लिए बच्चा कैसा हो गया, अब मेरी एनर्जी हाई है,
अब बच्चे की एनर्जी यहाँ है तो मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरी एनर्जी यहाँ है और मेरे बच्चे की एनर्जी, तो अपनी हॉबी पे पूरा काम किया, एनर्जी अपलिफ्ट हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व, एनर्जी तो मैच कर लो। मैच कर ली, वो हॉबी से होती है। यार बहुत सारे लोगों में, क्योंकि हम तो वैसे एंड ही कर रहे हैं, बट ये एक क्वेश्चन है क्योंकि मुझे पता है आज भी बहुत सारे लोग इस दुविधा में, और मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रेन मैपिंग या फिंगरप्रिंट टेक्निक के थ्रू कोई एक तरीका है जिससे इंसान इस बात को मैप करके राइट डिसीजन ले ले। जॉब और बिजनेस, काफी लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं और छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, पर उनको पता नहीं है कि वो डिसीजन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो कोई टेक्निक है जिससे वो लोग अपने इस डिसीजन को बैक कर सके कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है, वो एक रिस्क लें ना लें? ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे मन में भी आया था, क्योंकि मैंने भी जॉब की है, जॉब के बाद फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आया हूँ। लेकिन उससे पहले सवाल है और मैं चाहता हूँ आप उसका आंसर दीजिए, जॉब और बिजनेस में फ़र्क क्या है? ये ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आप क्या समझते हैं कि जॉब और बिजनेस में फ़र्क क्या है? देखो, सवाल का जवाब मेरे दिमाग में आया था पर अचानक से एकदम से वो फ्लिप कर गया कि एक जगह हम खुद के लिए काम करते हैं, बट दूसरी जगह भी तो हम खुद के लिए ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली काम तो दोनों पैसों के लिए ही कर रहे हैं, पैसे के लिए ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जॉब और बिजनेस में फ़र्क जो मुझे लगता है, लोगों को एक तो ना बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर, सॉरी मेरे को बोलना पड़ रहा है, या ऐसी ऐसी कहानियां आ गई, पैशन को फॉलो करो, तो एक तो हम बायस्ड हो गए। अगर आप बायस होकर ले रहे हो, पहली बात तो आप ब्लंडर कर रहे हो, ठीक है? ये तो पहले तो दिमाग से निकाल दो। इसलिए मैंने बोला पहले लिखो कि जॉब में और बिजनेस में फ़र्क क्या है, फिर उसके बाद आना। अब आ जाते हैं इसके बेसिक न्यूरो साइंस डिफरेंस पे। जॉब में एक्सटर्नल फोर्स होता है, और अगर आपका बिहेवियर ऐसा है जिसमें आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं, आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं लेकिन इसको स्ट्रेटजी बनाकर एक्शन में कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप बॉस एक्सटर्नल फोर्स के लिए बने हैं। वो आपका बॉस या आपका, अच्छा आपको बिजनेस तब भी करना है तो पार्टनरशिप ऐसी कर लो जिसमें आपके पास प्रेशर हो, आपको जवाबदेही हो, आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपको आंसरेबल हो, आप तो आप कर सकते हो। बिजनेस एक्चुअली में उसके लिए बना हुआ है जिसके लिए ना दिन है ना रात है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन उस लेवल का है, वो वाला पागलपन है, ठीक है, जिसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता कि फैमिली क्या सोच रही है, साथ वाले क्या सोच रहे हैं, उसको लगता है कि बिजनेस करना बड़े छोटे की बात नहीं है। लेकिन बिजनेस में हर तरह के चैलेंजेस हैं, इंटरनली वो सॉल्व होगा, यूट्यूब सुनकर नहीं होगा। तो अगर ये डिफरेंस समझ में आ जाता है तो फिर आपको ब्रेन मैपिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी समझना है तो ब्रेन मैपिंग से हम ये बता देते हैं कि इस ब्रेन का बिहेवियर क्या है, कैसे ये अपने आप को समझता है, ये इसको अपने आप को लेकर इंट्रापर्सनल स्किल बोलते हैं, अपने आप को लेकर कैसा अपना बिलीफ सिस्टम है, और लोगों से घुलने वाला कैसे है। और साथ में ये भी मैप कर देते हैं इस नेचर के साथ ये वाला बिजनेस में जाएगा या नहीं जाएगा, राइट? अगर जाएगा तो क्या डूज हैं और क्या डोंट हैं, तो ऐसे आपको बस क्लैरिटी मिलती है। नाइस। कैन यू प्लीज, आपने जो भी बहुत अच्छी बात बोली, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एंड टेल पीपल वन टेक्निक जिससे वो अपने थॉट्स को चैनलाइज कर पाए। हम लोग बहुत जगह सुनते हैं दैट आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आपको अपने ब्रेन को मैप करना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, मतलब रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीवेयर एक शब्द आता है, चैनलाइज योर थॉट्स। कैसे करेंगे आप? हम शुरू से बात कर रहे हैं पावर ऑफ 1 मिनट की, ठीक है ना? तो मैं ऐसी कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा जिसमें 7 मिनट लगें। अब हम चलते हैं उस पे जिसमें 1 सेकंड लगता है, ओके? ठीक है, 1 सेकंड में आप अपने आप को सेटल कर सकते हो जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कभी भी कोई एक बच्चा देखा है जो 3, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, साल का हो और उसको देख के किसी को इरिटेशन होती हो? सबको अच्छा लगता है, उसकी वजह से एक वाइब आ जाती है, चेहरे पे स्माइल होती है। क्या रीजन है उसका? इनोसेंट होता है, इनोसेंट होता है, नादान होता है। इसको और डीप जाओ, क्यों इनोसेंट होता है, क्यों नादान होता है, और डीप में लेट्स मतलब टॉक। उसके कोई अपने इंटरनल मोटिव्स नहीं है ना, वो बिल्कुल उसका कोई मोटिव नहीं है किसी भी चीज के लिए। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक बच्चा लगभग दिन में 140 बार मेडिटेशन करता है। एक 6 महीने का बच्चा दिन में कम से कम 140 बार मेडिटेशन करता है, और मेडिटेशन हम सबको पता है पावरफुल है। तो वो कैसा है? वो बहुत नेचुरल है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसका ऑरा कैसा है? बहुत स्ट्रांग है। ऐसा है कि अगर मैं इस रूम में भी एक बच्चा आ जाए तो हम सारे अलाइव हो जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ अ चाइल्ड। हम क्या कर रहे हैं?
वाई वी आर फीलिंग डल, बिकॉज हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन इतनी है कि हमें सब पता है। जो ऑडियंस भी सुन रही है ना, इसमें भी ऐसे होंगे, अरे यार पता है, कुछ नया बता। ये चैलेंज, उससे क्या हुआ, हमने अपना वो मेडिटेटिव जो ब्रेन था ना, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ऐसा नहीं कि हम खाली ज्ञान देके जाएंगे, बता के जाएंगे। वो जो मेडिटेटिव जो स्टेज था हमने खत्म कर दिया। मेरे एक मित्र हैं, मेरे बड़े बड़े भाई हैं, अमर चौधरी सर, वो नेचुरली ऐसे हैं। वो अगर आपसे बात कर रहे होंगे ना, उनके चेहरे के भाव देखना, ऐसा लगेगा अच्छा आपको सुन चुके हैं, तो भी ऐसे बात करेंगे जैसे आपको पहली बार सुन रहे हैं। ओके। भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को ये तरीका बताया था, जिसको बोलते हैं विस्मय मुद्रा। ओके। सरप्राइज एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। व्हाट इज दिस? बच्चा क्या करता है? लाइक दिस, लाइक दिस। व्हाट इज दिस? व्हेनेवर यू फील सरप्राइज, आपको अच्छा लगता है। अच्छा, जितनी देर आपने, 1 सेकंड के लिए जब आप सरप्राइज में आते हो, अच्छा आपको आपकी कभी गर्लफ्रेंड ने, आपके फ्रेंड ने, आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने जब आपको सरप्राइज दिया, बशर्ते अच्छे वाला, वाइफ नहीं बोला आपने। वाइफ, वो तो वो रोज है। वो सरप्राइज तो रोज है ही। वो सरप्राइज नहीं है। हाँ, अलग चैलेंज है। देखो मैं नहीं पिटूंगा, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तो दो लोग फंस गए आज। हमारे वाले तो वैसे भी रोहतक से, तो हम पिट लेंगे, कोई बात नहीं। जस्ट किडिंग। तो आपको जब सरप्राइज मिलता है, आपको कैसा लगता है? हैप्पी। इसलिए अच्छा लगता है। व्हाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पर्टिकुलर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट। अब ब्रेन की टेंडेंसी है, आप प्रेजेंट में हो, आप हैप्पी हो। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हो, तो आप हैप्पी नहीं हो। आपको सरप्राइज अच्छा लगा, अब मैं सरप्राइज कैसी हूं, इतना तो कर सकते हो। फेक इट, श्री श्री रविशंकर जी हैं, जो गुरु जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, फेक इट टिल मेक इट। नकली कर लो। आपसे कोई बात कर रहा है, आप ऐसे बैठे हो उदास, अरे यार आंखों का एक्सप्रेशन दिखाओ, चेहरे के, मतलब फेक इट, लेकिन टिल मेक इट। आपकी आदत में आ जाएगा। और फिर आप जब घर जा रहे हो, कुछ किसी के लिए कुछ ले जाओ, आपके लिए, आप किसी से मिलने जा रहे हो, दोस्त के पास जा रहे हो, वैसे ही ले जाओ यार, एक चॉकलेट ही ले जाओ, उसको पसंद आएगा। और जब उसके चेहरे पे स्माइल आती है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, वो रिफ्लेक्ट करती है आपके चेहरे पे। एक टॉफी भी लेगे ना, उससे काम हो जाता है। तो देयर इज नथिंग कि हमें कोई पैसा खर्च करना है। और जब आप बात कर रहे हो, बस सिर्फ अटेंटिव रहना है, और चेहरे पे चाहे फेक करो आप, लेकिन इस फेक का पर्पस आपको मेक तक लेके जाना। दैट्स इट। Let's move to the most interesting part of the podcast, that's the rapid fire. Right. I'm super excited. एक ऐसी टेक्निक जो आप रेकमेंड करोगे हर इंसान को हर रोज करनी चाहिए। भ्रामरी। एक बुक जो आप रेकमेंड करोगे हर इंसान को पढ़नी चाहिए। ब्रेन के मिथ्स को कंप्लीट करने के लिए, दूर करने के लिए, ट्रेन द ब्रेन बाय डॉक्टर रायटा कावाशिमा। What is your stress buster? Be with the kids. One quote that you have read in your life and आपको लगता है कि इस कोट को सुनने के बाद मेरी लाइफ बदल गई और लोगों को भी बदल सकती है। ब्रेन इज कॉन्स्टेंट चेंजिंग, इट्स इन योर हैंड। इट्स या तो अपग्रेड होगा या डिग्रेड होगा। उसके बाद मुझे लग गया कि अब ये अपग्रेड ही होगा, डिग्रेड नहीं होगा। कोई एक ऐसा लाइफ लेसन जो आप सबको देना चाहते हो? मेरी मदर बहुत अच्छा बोलती हैं, अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है, चाहे आपको एक बार खाने पे बुलाया है, अब आप उसको 2 बार खाने पे बुलाओ, तो जो लिया है देख के जाओ। डू यू बिलीव इन कर्मा? 100%। कर्म ज्यादा बड़े होते हैं या विचार? आपके विचारों से कर्म बनते हैं, लेकिन कर्म तभी होंगे जब विचार अच्छे होंगे। I just like that. So thank you so much, Vikas ji, Thank you, for Vikas. coming Thank you. and Thank you so enlightening us My pleasure. and enlightening our audience today. इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मुझे लगता है सबको बहुत मजा आने वाला है। 3-4 टेक्निक से तो मैं ही माइंड ब्लोन हो गया। वाओ, मतलब द स्ट्रेस वाली टेक्निक वाज वेरी अमेजिंग। मैं कहीं ना कहीं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ वो टेक्निक बैठ के, द सर्कल एंड द डॉट वन, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जब आप कहीं भड़ास नहीं निकाल सकते ना, तो वहां निकाल पेपर पे बैठ के आप बस करते जाओ एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस, रिलैक्सेशन। वही है जो सुन सकता है आपकी, बाकी घर वाले तो सुनते नहीं है। वही सुन सकते। विकास जी ने वही वाली बात कर दी कि रोहतक से घर जाके पिट लेंगे, कोई बात नहीं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.